अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम एसएसटी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप अपनी बुक देख लीजिए। आपकी बुक का नाम है सोशल प्लानिट, क्लास 7 की आपकी एसएसटी की बुक है। ठीक है, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको एनुअल का सिलेबस बता देते हैं, तो सभी बच्चे जल्दी से इसका कंटेंट ओपन कर लेंगे। ठीक है, तो सभी लोग आप लोग क्या करिए, यहाँ पर इसका कंटेंट ओपन करिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए हमने यहाँ पर ऑलरेडी इसका कंटेंट ओपन कर लिया है, आप भी ओपन कर लिए। और जैसे कि हमने सिलेबस की बात कर रही थी, तो सिलेबस की बात यहाँ पर देखिए, हमने सिलेबस सारा आपको मार्क करा रखा है। जब हमने चैप्टर नंबर 8 पढ़ाया था आपको, तभी बताया था इसमें हिस्ट्री में कि आपके 2 चैप्टर आएंगे, चैप्टर 8 और चैप्टर 10। और चैप्टर 8 जब पढ़ाया था वो कितने पार्ट में पढ़ाया था? 2 पार्ट में, पार्ट 12 और पार्ट 13। फिर उसके बाद हमने चैप्टर 10 भी इसका स्टार्ट किया था, जिसमें हमने पार्ट 14 आपको कंप्लीट करा दिया था। और आपको हमने कहा था कि पार्ट 15 हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। ठीक है, तो पार्ट 15 जो बचा हुआ है हमारा, वो आज करेंगे हम। ज्योग्राफी का देख लिए आप सिलेबस। ज्योग्राफी में भी आपके 3 चैप्टर बचे थे, मगर हमने 2 कराए थे, एक चैप्टर हमने हटा दिया था। ठीक है, लाइफ इन द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स, ये हमने पढ़ा था। अब हमारा एक रह गया लाइफ इन डिज़र्ट, जो कि हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। फिर आ जाते हैं हम सिविक्स पे। सिविक्स में हमारा चैप्टर नंबर 27 और 28, यानी चैप्टर नंबर 7 और 8, ये दोनों चैप्टर हमारे किस में आ रहे हैं? एनुअल में आ रहे हैं। ठीक है, तो ये पार्ट 10 और 11 में हमने कंप्लीट करा दिया था। अभी हमारा एक चैप्टर इसमें बाकी रह गया है, चैप्टर नंबर 28। ठीक है, और पार्ट नंबर 12 में हम स्टार्ट करेंगे। आज जो हमारा बाकी पोर्शन रह गया है चैप्टर नंबर 10 हिस्ट्री का, पॉलिटिकल सिचुएशन इन द 18th सेंचुरी, पार्ट नंबर 14 तो हो गया था इसका बच्चों, पार्ट नंबर 14 हो गया था, पार्ट नंबर 15 रह गया है, तो वो बाकी जो है हमारा वो पूरा करते हैं। तो स्टार्टिंग से पेज ओपन करिए, पेज नंबर 66 से, पेज नंबर 66 से। ठीक है स्टूडेंट्स, पेज नंबर 66 आप सभी लोग जल्दी से ओपन कर लिए और स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। देखिए स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर पेज नंबर 66 ओपन कर लिया है, ये रहा हमारा पेज नंबर 66। इसके टॉप पर आइए, जहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट हुआ था, यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट हुआ था। पॉलिटिकल सिचुएशन इन द 18th सेंचुरी। क्या? पॉलिटिकल सिचुएशन इन द 18th सेंचुरी, 18 सेंचुरी जो थी, 18th सेंचुरी जो थी, उस ज़माने की पॉलिटिकल सिचुएशन क्या थी, हमने ये इसमें डिस्कस किया था। काफ़ी चीज़ें हमने पढ़ी थी इसमें। हमने जो है यहाँ पर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा उसके बारे में। फिर यहाँ पर जो है डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, के मुगल एम्पायर डिक्लाइन कैसे हुआ, मुगल एम्पायर का खात्मा कैसे शुरू हुआ, हल्के हल्के करके कहाँ पर कमज़ोरी आई, जहाँ पर मुगल एम्पायर वीक होने लगे। फिर इन्वेजन ऑफ नादिर शाह एंड अब्दली और नादिर शाह के अटैक के बारे में हमने बताया कि जब उन्होंने मुगलों पर अटैक किया था तो कैसे किया। और नादिर शाह का हमने बताया था कि वो पीकॉक थ्रोन और कोहिनूर हीरा चुरा के ले गया था। यही वो आदमी था, यही शख्स था जिसने हिंदुस्तान से कोहिनूर हीरा पहली बार चुराया था। वरना वो कहाँ था? पहले मुग़ल के ट्रेजरी में था, मुग़ल के ख़जाने में था। उसके बाद फिर अंग्रेज़ ले गए, अंग्रेज़ तो थे ही चोर। चलिए, फिर यहाँ पर एमरजेंस ऑफ न्यू स्टेट, न्यू स्टेट्स के एमरजेंस के बारे में बताया हमने। ओल्ड मुग़ल प्रोविंसेस, इसमें हमने 3 हिस्सों में बताया था कि 3 हिस्सों में जो ये पूरा एरिया है, मान लो ये मुग़ल के एरिया था। जब औरंगज़ेब जब हुकूमत कर रहे थे, तो औरंगज़ेब के ज़माने में ये एरिया पूरा औरंगज़ेब का था, इतना कंट्रोल में। क्या? ये पूरा एरिया देखिए, मेजर पार्ट जो है हिंदुस्तान का इनके कंट्रोल में है। ये थोड़ा सा वाइट कलर का पोर्शन छूट रहा है, श्रीलंका छूट रहा है, इधर ओम्स ये छूट रहा है थोड़ा सा बंगाल के इधर, और इधर हमारा ज़रा सा कश्मीर के पास, जहाँ पर मेरे हिसाब से बर्फ़ होगी, तो वहाँ पर कोई रहता भी नहीं होगा। ठीक है, तो इस इलाके में ये थोड़ा सा छूट रहा है। अगर देखा जाए तो ये इतने पावरफुल किंग थे, यहाँ से देख के पता कर सकते हैं, क्योंकि एक इंसान यहाँ दिल्ली में बैठकर पूरे हिंदुस्तान में, काबुल में, खंदर में, पाकिस्तान में, सिंध में, अलग अलग जगह पर भी हुकूमत कर रहा है, और साथ में हिंदुस्तान तो उसके कब्ज़े में है ही। और क्या था कि हिंदुस्तान का राजा कौन था? औरंगज़ेब था। ठीक है, उसके बाद यहाँ अलग अलग जगह पर भी उसने छोटे छोटे राजा बैठा रखे थे, अपने जो है ऑफिशियल्स बैठा रखे थे। उन्हीं ऑफिशियल्स ने बाद में क्या किया? धोखा दिया। ठीक है, उन्हीं ने ही क्या किया? धोखा दिया। क्यों? क्योंकि जब इसके औरंगज़ेब के बेटे आए थे तो उसमें आपस में लड़ाई होने लगी। जब बड़े बेटे को बैठाया गया तो बड़े बेटे बहुत काफ़ी बूढ़े थे, काफ़ी बुज़ुर्ग थे, 65 साल के थे। जब उन्हें क्या हुई? उनकी डेथ हो गई। फिर क्या हुआ? औरंगज़ेब जब बैठाए गए उनके बेटे औरंगज़ेब के, तो वो भी जो है 3, 4, 5 साल तक ही वो हुकूमत कर पाए, और उनके बड़े बेटे मर गए, उनके बड़े बेटे का डेथ हो गई। ठीक है, मतलब नेचुरल डेथ हुई, कोई लड़ाई वड़ाई में नहीं मरे थे ऐसे। तो उनकी जब डेथ हो गई तब 2 बेटे बचे उनके, तो दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो गई कि हम बैठेंगे या हम बैठेंगे। दोनों के बीच में एक क्या हुई? बहस शुरू हो गई, वो बहुत ज़्यादा लड़ाई हो गई। तो आपस में लड़ाई होने की वजह से क्या हुआ? यूनिटी जो थी, एकता जो थी, वो ख़त्म हो गई। फिर सब लोग सोचने लगे ये इनके आपस में एकता नहीं है, तो सब लोग आपस में इनका फ़ायदा उठा के, ये कमज़ोरी का फ़ायदा उठा के सबने अलग जगह के जो इन्होंने ऑफिशियल्स बिठा रखे थे, जैसे मैंने कहा कि मैं पीएम हूँ और मैंने अलग अलग जगह पर सीएम बना रखे हैं, तो आप सीएम जो है, मैं पीएम कमज़ोर हो गया तो सीएम सारे अपने आप को वहाँ का, जैसे एक दिल्ली का है, एक राजस्थान का है, एक गुजरात का है, तो सब ने अपने आप को बता दिया कि हम गुजरात के राजा हैं, अब हम यहाँ के राजस्थान के राजा हैं, हम जो है दिल्ली के राजा हैं। ऐसे ऐसे करके अलग अलग सब लोग अपने आप को राजा बताने लगे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अरे अब तो
हमारा पीएम ख़राब हो गया है, हमारा पीएम के अंदर इतनी पावर नहीं है कि अब वो हमें दबा ले, यानी हमारे रूलर के अंदर इतनी पावर नहीं है। तो यहाँ तो जो रूलर था वो पूरे को कंट्रोल कर रहा था, मगर वो रूलर ही वीक हो गया। तो उन लोगों को लगने लगा कि अब तो ये वीक है, तो हम आसानी से जहाँ जहाँ पर हमें ऑफिशियल्स बना रखा है, जहाँ जहाँ पर इसने हमें पोस्ट दे रखी है, क्या था, औरंगज़ेब ने अपने ज़माने में सबको अलग अलग जगह पर पोस्ट दे रखी थी। क्योंकि अब वो अगर यहाँ पर टैक्स इकट्ठा करना है तो यहाँ थोड़ी ना जाएगा खुद टैक्स लेने, यहाँ पर अलग इंसान बैठा रखा होगा, यहाँ पर अलग बैठा रखा होगा, जैसे मैंने बताया था सादन खान और बहुत सारे नाम बताए थे मैंने। ठीक है, फिर ये सारी चीज़ें डिस्कस की थी हमने। फिर उसके बाद ओल्ड मुगल प्रोविंसेस में हम पढ़ रहे थे, तो यहाँ पर हमारा आया था लास्ट टॉपिक। हमने इसमें क्या पढ़ा था, हैदराबाद पढ़ लिया था, अवध पढ़ लिया था हमारा, और हमने यहाँ कहा था बच्चों यहाँ लिख दिया पार्ट 14 कंप्लीटेड। उसके बाद हमारा यहाँ स्टार्ट होगा पार्ट 15 स्टार्टेड, तो हमने यहाँ पर लिख दिया था। तो आज हम पढ़ेंगे बंगाल, जिसे हम पढ़ते हैं आज बंगाल। ठीक है, बंगाल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जिसे हम आज क्या लिखते हैं, बंगाल, BENGAL लिखते हैं, पहले लिखते थे बंगाल। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर जिसने नहीं लिखा है पार्ट 14 कंप्लीटेड या पार्ट 15 स्टार्टेड, तो ये आप लिख ली दोनों काम, और उसके बाद रीडिंग स्टार्ट करते हैं। फर्रुख सियार, क्या, फर्रुख सियार अपॉइंटेड मुर्शिद कुली खान एज द गवर्नर ऑफ बंगाल। जो फर्रुख सियार था, ठीक है, इसने क्या किया, मुर्शिद कुली खान को गवर्नर बना दिया बंगाल का 1717 में। ठीक है, 1717 में उसने क्या किया, मुर्शिद कुली खान को वहाँ का बंगाल का क्या बना दिया, गवर्नर बना दिया। जैसे मैं कह रहा था ना, राजा क्या करते थे, अपनी जगह पर एक पोस्ट देने की वजह से उन लोगों को कहीं गवर्नर बना दिया, कहीं कुछ बना दिया, तो इसीलिए ऐसे करते थे। जैसे अब यहाँ पर जैसे कह रहे हैं फर्रुख सियार थे, उन्होंने क्या किया, मुर्शिद कुली खान को बंगाल का गवर्नर बना दिया। अब क्यों बनाया होगा गवर्नर, कि वहाँ का काम देखभाल बंगाल का कौन करे, मुर्शिद कुली खान करे। अब मुर्शिद कुली खान ने देखा होगा कि ये कमज़ोर है, तो उसने भी धोखा दे दिया। ऐसे ही सारे राजाओं ने धोखा दिया। ठीक है, 1717 में यानी 1717 में हु शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम ढाका टू मुर्शिदाबाद, उसने क्या किया, अपनी कैपिटल को ढाका से हटाकर मुर्शिदाबाद कर दी थी। ठीक है, ही वॉज सक्सीडेड बाई शिजाउद्दीन खान एंड अलीवर्दी खान। और ये किसके बाद आया था, फर्रुख सियार जो था, ये भी कौन था, मंगोल का ही यानी मुग़ल ही अंपायर में से ही था राजा। ये शिजाउद्दीन खान और अलीवर्दी जो खान थे, उन दोनों के बाद आया था। ठीक है, उन दोनों के बाद आया था ये राजा। These rulers brought certain reforms in the administration as follows। और ये जो रूलर थे, ये जो राजा थे, ये तीनों राजा, इन तीनों के राजा के बारे में बात कर रहे हैं कि इन्होंने भी एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम के अंदर भी थोड़ा बहुत चेंज किया था, कुछ रिफॉर्म्स लाए थे, ये कुछ रिफॉर्म्स इन्होंने चेंज कर दी थी। पहला, एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड कॉमर्स वर गिवन इंपॉर्टेंस। क्या किया इन्होंने, एग्रीकल्चर को, ट्रेड को और कॉमर्स को जो है इंपॉर्टेंस देने लगे, यानी बिजनेस को, ट्रेड को और एग्रीकल्चर को। ठीक है, ट्रेड करना मतलब इधर से उधर सामान बेचना बिकवाना, वही सिंपल बिजनेस की बात है। एग्रीकल्चर मतलब खेती बाड़ी। दे रिमूव्ड करप्शन, इन्होंने करप्शन हटा दिया। ठीक है, विच हेल्प द पुअर फार्मर्स, जिसकी वजह से क्या हुआ, जितने भी गरीब फार्मर थे, कमज़ोर फार्मर थे, जो भूखे मर जा रहे थे, ज़मीनें नहीं थी उनके पास काम करने के लिए, उन लोगों की भी बहुत मदद हुई। ठीक है, क्योंकि क्यों इन्होंने करप्शन किस तरह का हटाया होगा, जैसे बड़े ज़मींदार हैं, वो क्या करते हैं, एक बार उधार दे दिया, उस पर ब्याज लगाते रहते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, जो छोटे फार्मर होते हैं, लैंडलेस फार्मर होते हैं, जिनके पास ज़मीनें भी नहीं होती काम करने के लिए, एक तो वो दूसरे की ज़मीन पे काम कर रहे हैं, ऊपर से उसी से फिर कर्ज ले लिया, तो सैलरी मिलने की बजाय बल्कि वो उनका कर्ज चुकाएंगे, और कर्ज भी ऐसे वो लोग घुमा फिरा के क्या करते थे, कर्ज उनका उतरना ही नहीं देते थे, किसी ना किसी तरीके से उनके ऊपर कर्ज रहता था। तो ये सारे जो करप्शन थे, ये गंदे काम जो थे, ये काम हटाए इन्होंने, काफ़ी करप्शन हटाया, और जो है जिससे पुअर फार्मर्स जो थे, गरीब फार्मर जो थे, उनकी बहुत ज़्यादा मदद हुई। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट, दे एस्टेब्लिश पीस विद मराठास, इन्होंने मराठास के साथ पीस यानी शांति हासिल की, शांति बना ली, यानी दोस्ती कर ली। मतलब हर राजा के बीच में क्या होती है, दुश्मनी होती है, वो उसको मारने पे तुला होता है, वो उसको मारने पे तुला होता है। क्यों, वो चाहता है कि वो जहाँ का राजा है वो भी मेरे ज़मीन अंडर में आ जाए, वो कहेगा मैं भी उसकी ज़मीन पे कंट्रोल कर लूँ, वो मेरी कंट्रोल में आ जाए। मगर इन्होंने मराठास के साथ दोस्ती कर ली और उनके साथ शांति से रहने लगे, कोई जंग वंग की बात नहीं थी। ऑर्डर आ मेजर रीअसेसमेंट ऑफ द रेवेन्यूज़ ऑफ बंगाल, और उन्होंने बंगाल के जो रेवेन्यूज़ थे, जो टैक्सेस थे, उसका एक मेजर रीअसेसमेंट ऑर्डर किया। नाउ द रेवेन्यू वॉज कलेक्टेड इन कैश विद ग्रेट स्ट्रिक्टनेस फ्रॉम ऑल ज़मींदार्स। और वो रेवेन्यू क्या था उसमें, वो टैक्स सिस्टम क्या था, वो मेजर असेसमेंट जो इन्होंने चेंजेस किए थे, वो क्या था कि जो अब रेवेन्यू होगा वो कलेक्ट किया जाएगा कैश की फॉर्म में, पैसा देंगे। मतलब पहले क्या था, कोई अनाज दे जा रहा है, कोई सोने दे जा रहा है, ठीक है, कोई कुछ दे जा रहा है, कोई कुछ दे जा रहा है, कोई कुछ दे जा रहा है, अपने हिसाब से क्या करते थे वो लोग, टैक्स दे जाया करते थे। मगर इन्होंने क्या किया कि कैश की फॉर्म में अब टैक्स देना है। ठीक है, क्या कहा इन्होंने कि अब हमें टैक्स की फॉर्म में देना है, कैश
कैश की फॉर्म में देना है टैक्स, मतलब पैसों हाथ में डायरेक्ट लाके पैसा देना है। ऐसा नहीं कि कोई 5 कुंटल आटा दे गया, 5 कुंटल गेहूँ दे गया, 5 कुंटल चावल दे गया, नहीं, जो हमें चाहिए वो चाहिए कैश। और इन्होंने बहुत सख्ती के साथ मांगा, किससे? सारे ज़मींदार से। एंड दोज हु वर अनेबल टू पे वर फोर्स टू सेल देयर लैंड्स टू बिगर ज़मींदार। और जो लोग इस लायक नहीं थे कि वो लोग पे कर पाएँ, पैसे दे पाएँ, तो उन्हें फोर्स करा जाता था कि वो अपनी ज़मीन जो है, अपनी ज़मीनें बड़े ज़मींदार को बेच दें। ड्यूरिंग द रेन ऑफ अलीवर्दी खान 1740 to 1756 AD द बैंकिंग हाउस ऑफ जगत सेठ बिकम पॉपुलर। और जब अलीवर्दी खान की ज़माने की बात करें, जो 1740 से लेकर 1756 तक रहे, उनका जो बैंकिंग हाउस था जगत सेठ का, वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया। ठीक है, बस इनकी मेरे हिसाब से एक गलती ये थी कि जितने भी इन्होंने फार्मर थे, ये लैंडलेस फार्मर थे, या ये कह रहे हैं ना, हु वर अनेबल टू पर वर फोर्स टू सेल देयर लैंड्स, मतलब जो इंसान नहीं दे पा रहा था उसे जो है ज़बरदस्ती अपनी ज़मीन बेचनी पड़ती थी टैक्स देने के लिए। तो इन्हें बस यहाँ पर अगर ये ढील कर देते तो लोग बाग इनकी तरफ आ जाते। इन्होंने ये अच्छा काम किया कि जो बड़े ज़मींदार हैं उनसे जो है सख्ती से कहा कि तुम लोग टैक्स दोगे, क्योंकि वो उस लायक थे। मगर दूसरे जो लायक नहीं थे उन्हें जो है इन्हें थोड़ा छूट देनी चाहिए थी। ठीक है, उसके बाद मैसूर के बारे में तो हम जानते हैं। ठीक है, मैसूर, हैदर अली नहीं जानते तो सुन लिए। हैदर अली 1761 से लेकर 82 तक रहे। वॉज अ पॉपुलर रूलर इन मैसूर, ये बहुत ज़्यादा मशहूर और पॉपुलर रूलर रह चुके हैं मैसूर के, जिन्हें अभी तक जाना जाता है। हु टुक कंट्रोल ऑफ मैसूर फ्रॉम द वुडेयर फैमिली, और जिन्होंने जो है ये कंट्रोल, मैसूर का कंट्रोल कहाँ से पाया था? वुडेयर फैमिली था, उससे लिया था इन्होंने। वुडेयर फैमिली होगी, कोई घराना होगा, जैसे यहाँ पर पठान होते हैं, ठीक है, ठाकुर हैं, सेठ हैं, ऐसे ही वुडेयर फैमिली होगी कोई। ही फॉट विद मराठास, निज़ाम्स एंड द ब्रिटिशर्स, इन्होंने मराठास के साथ भी लड़ाई की है, निज़ाम्स के साथ भी लड़ाई की है, और यहाँ तक कि ब्रिटिशर्स, अंग्रेज़ों के साथ भी लड़ाई की है। ठीक है, ही डाइड इन सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर, और ये जो है, जो हैदर अली थे, ये सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर में मर गए, इनकी डेथ हो गई 1769 AD में। हिज सन टीपू सुल्तान वॉज कॉल्ड द टाइगर ऑफ मैसूर फॉर हिज ब्रेवरी एंड वॉज अ गुड जनरल। इनके जो बेटे थे, हैदर अली के बेटे कौन थे? टीपू सुल्तान। उन्हें जो है मैसूर का टाइगर, मैसूर का शेर कहा जाता है, मैसूर का टाइगर कहा जाता है। किस लिए? कि उनकी बहादुरी के लिए। एंड वॉज गुड जनरल, और वो बहुत अच्छे जनरल थे। ठीक है, मतलब काफ़ी अच्छे ऑफिसर्स थे। ही इंकरेज ट्रेड, इंट्रोड्यूस वेट एंड मेजर्स, कैलेंडर एंड कॉइनेज सिस्टम, इन्होंने जो है ट्रेड इंकरेज किया, वेट और मेजर का सिस्टम चलाया, वज़न वाला सिस्टम जो हम करते हैं आजकल की 1 किलो चीनी दे दो, 2 किलो चीनी दे दो। तो ये जो वेट तौलने का सिस्टम आया था ना, नापने का, तौलने का, ये कहाँ से आया था? टीपू सुल्तान के ज़माने से। कैलेंडर, जो तारीख चली थी, जो सिक्के चले थे, वो भी इन्हीं के ज़माने से ही चले थे। टीपू सुल्तान, वैसे तो सिक्के काफ़ी लोगों ने चलाए, अलग अलग करेंसी चलाई, ठीक है, कॉइनेज सिस्टम इन्होंने ही कराया था। टीपू सुल्तान डाइड फाइटिंग द इंग्लिश ड्यूरिंग द 4th एंग्लो मैसूर वॉर 1799 AD। टीपू सुल्तान की फिर डेथ हो गई थी कब? जब वो एंग्लो मैसूर वॉर, कौन सी एंग्लो मैसूर वॉर? चौथी एंग्लो मैसूर वॉर चल रही थी, उसके अंदर 1799 में टीपू सुल्तान की डेथ हो गई, जब वो अंग्रेज़ों से लड़ रहे थे। फिर यहाँ पर आया 10 सिख। ये कहा जाता है इनके टीपू सुल्तान के बारे में कि इनके जो अपने ही लोग थे, इन्होंने ही बेट्रे किया था इन्हें, मतलब धोखा दिया था। अंग्रेज़ों को पता था कि इन्हें हराना आसान नहीं है, ठीक है, टीपू सुल्तान को हराना आसान नहीं है। तो उन लोगों ने क्या किया, अंग्रेज़ों ने इनके ही जो फ़ौजी थे, इनके ही जो सिपाही थे, इनके जो दरबारी थे, उन लोगों से ही, अब देखो मेरा कोई जानने वाला है तो मेरी वीकनेस या कमज़ोरी या मेरी कोई ना कोई ऐसी वीकनेस होगी जो वो जानता होगा या मेरे बारे में अच्छे से पहचानता होगा, अगर और हमें उस पर भरोसा है कि वो हमें धोखा नहीं देगा, तो हम उस पर भरोसा करेंगे ना। उसने अचानक से धोखा दे दिया तो अच्छे अच्छे लोग हार जाते हैं। तो टीपू सुल्तान को भी इसके जो सिपाही थे, इसकी जो फ़ौज में लोग थे, इसके जो दरबारी थे, उन्होंने ही क्या किया था, इसके अपने लोगों ने ही धोखा दे दिया था, उन लोगों के साथ मिल गए थे अंग्रेज़ों के साथ। तब भी ये कहा जाता है ये ऐसे काफ़ी बहादुरी से लड़े, और उसके बाद भी, इनके मरने के बाद भी जब डेड बॉडी ज़मीन पर पड़ी थी तो ब्रिटिशर्स जो थे, अंग्रेज़ जो थे, उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि इनकी बॉडी को आकर चेक कर लिया जाए कि ये ज़िंदा हैं या मर गए, क्योंकि वो लोग डर रहे थे कि ऐसा ना हो कहीं ज़िंदा हो, हम आगे जाएं चेक करने तो हमें उठ के अभी मार दे। तो इतना डरते थे लोग इनसे। मगर अंग्रेज़ जो हैं वो क्या थे, वो लोग बहुत ज़्यादा अकल से काम लेते थे। मेरे हिसाब से इतने पावरफुल नहीं थे, ताकतवर इतने नहीं थे, बस उनके पास हथियार होंगे, थोड़े साइंस में अच्छे थे, टेक्नोलॉजी में अच्छे थे, तो गने होंगी उनके पास, और क्या था, वो चालाक बहुत थे। वो लोग आपस में हिंदू मुस्लिम करा देते थे, मज़हब के रिलेशन से लेकर लड़ाई करा देते थे, और उसमें क्या करते थे, दीवार पैदा कर देते थे आपस में लोगों को
ठीक है, जिससे आपस में ही ना यूनिटी रहे, एकता ही ना रहे, तो फिर क्या आपस में दोस्ती रहेगी, आपस में दोस्ती नहीं रहेगी तो फिर लड़ाई होगी। और उसी का फ़ायदा उठा के ये किसी एक की तरफ से हो जाते थे और उन्हीं की तरफ से दूसरे को हरा दिया करते थे। अब आए द सिख्स could not establish a separate state despite the formation of खालसा। ये कह रहे हैं जो सिख थे ये कोई अपनी सेपरेट स्टेट नहीं इस्टेब्लिश कर पाए, बस इन्होंने क्या फॉर्म किया था, एक खालसा फॉर्म किया था। बंदा बहादुर बिकेम अ लीडर एंड रेजिस्टेड द मुगल। बंदा बहादुर जो थे वो इनके राजा बने और उन्होंने मुगल एम्परर्स को क्या किया, रेजिस्ट किया, मतलब उसके खिलाफ लड़े। द इन्वेजन ऑफ नादिर शाह एंड अहमद शाह अब्दली एंड द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अफगान एंड फॉलोअर ऑफ नादिर शाह इनेबल्ड द सिख टू फॉर्म स्मॉल ग्रुप्स कॉल्ड मिसल्स। क्या हुआ, जब नादिर शाह इन्वेजन मतलब अटैक, जब नादिर शाह यहाँ पर आया, घुसपैठी की, उसने घुसपैठ की मतलब अटैक किया, घुस के आया हिंदुस्तान में, तो नादिर शाह और अहमद अली जब आए थे यहाँ पर, तो उनके बीच में जब कॉन्फ्लिक्ट हुई थी, किसके बीच में, अफगान और नादिर शाह के फॉलोअर्स के बीच में, ठीक है, अफगान एंड, यहाँ पर लिखा है ना कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अफगान एंड फॉलोअर ऑफ नादिर शाह। जब अफगान और फॉलोवर जितने थे नादिर शाह के, उनके बीच में लड़ाई हुई, तो सिख इस काबिल हो पाए कि वो लोग अपनी एक ग्रुप बना पाएँ, और उसी का फ़ायदा उठा के उन्होंने एक ग्रुप बनाया मिसल्स नाम का। बट द मिसल्स वर नेवर यूनाइटेड। मगर जो मिसल्स था, जो इनका ग्रुप था, वो कभी यूनाइटेड नहीं रहा। क्या होता है, अगर हम 10 लोगों का ग्रुप बनाते हैं तो ग्रुप क्यों बनाते हैं, कि हम लोग सब एक जैसे रहें, एक जैसे मिल के रहें, साथ रहें, ठीक है। अगर दोस्तों का भी ग्रुप होता है, अगर हम क्लास में भी ग्रुप बनाते हैं, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, दोस्तों का ग्रुप बनाते हैं। क्यों, क्योंकि वो दोस्त होते हैं, सब एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, एक दूसरे को अच्छे से समझते हैं। मगर इनका जो ग्रुप था मिसल नाम का, तो उसमें कोई यूनिटी नहीं थी, एकता नहीं थी, सब इधर उधर बिखरे रहते थे अपनी, मतलब वही है कि कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, ठीक है, किसी की दूसरे की समझ में ही नहीं आ रही है। इट वॉज अंडर राजा रंजीत सिंह, और ये जो है किसके अंडर में था, ये पूरा ग्रुप कौन चला रहा था, लीड कौन कर रहा था, राजा रंजीत सिंह के अंडर में। दैट दे ऑल यूनाइटेड एज वन सिख किंगडम एंड राजा रंजीत सिंह बिकेम देयर रूलर। और फिर क्या हुआ, जो ये एक सिख किंगडम के अंदर वो सारे यूनाइटेड थे, उसके बाद राजा रंजीत सिंह जो थे वो इनके राजा बन गए। फिर ये है बंदा बहादुर, इनका नाम है, ठीक है, क्या नाम है इनका, बंदा बहादुर, जिन्होंने क्या किया था, ये ग्रुप बनाया था, ठीक है, ये लिखा है ना, ये लीडर बन गए मुगल, और जो है मुगल्स के खालसा जो था इन्होंने फॉर्म किया था एक ग्रुप, इसे भी कहते हैं। इसके लीडर कौन थे, बंदा बहादुर। फिर यहाँ पर है राजपूत वर वेरी पावरफुल एंड हैड द सपोर्ट ऑफ मुगल। जो राजपूत थे वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थे और पूरा सपोर्ट था मुगल्स का इनके लिए, मतलब मुगल जो हैं वो सपोर्ट करते थे, इनकी तरफ रहते थे, राजपूत की मदद करते थे। बट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ औरंगजेब द रिलेशन बिटवीन राजपूत एंड मुगल गॉट स्ट्रेन ड्यू टू द यहाँ पर स्टेटन पॉलिसी होना चाहिए था, ठीक है, स्ट्रिंग पॉलिसी ऑफ औरंगजेब। क्या था, जो राजपूत थे वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थे और हमेशा से मुगल जो है उनके सपोर्ट में रहे, मतलब दोस्त वाला रिलेशन था। मगर जब औरंगज़ेब का पीरियड था तो उनका रिलेशन राजपूत के साथ मुगल का बिखर गया, टूट गया। क्यों, उनकी सख्त पॉलिसी की वजह से। हु डिड नॉट पे अटेंशन टू द स्टेट्स ऑफ मेवाड़, जयपुर एंड मारवाड़। इन्होंने ऐसे पॉलिसीज़ बना रखी थी जिसमें इन्होंने जो है, जो स्टेट मेवाड़ है, जयपुर था और मारवाड़ था, ठीक है, तो ये मारवाड़, जयपुर और मेवाड़, यहाँ पर कौन रहते थे, यहाँ पर राजपूत रहते थे। तो यहाँ पर इन्होंने क्या नहीं किया, अटेंशन नहीं दी, यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दिया, बिल्कुल ही इस पर नज़र नहीं रखी। तो क्या हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ, इनके आपस में रिश्तेदारी कह लो या दोस्ती कह लो, वो क्या हुई, बिखर गई और दोस्ती में दरार आ गई। लेटर ड्यू टू द राइज ऑफ जाट्स एंड मराठास द पोजीशन ऑफ राजपूत डिक्लाइन। फिर बाद में क्या हुआ, जो जाट्स थे और जो मराठास थे, जब वो बाहर निकल के आए, उनकी पावर राइज हुई, तो जो पावर राजपूत की थी, जो पोजीशन की थी, वो डिक्लाइन हो गई, यानी राजपूत भी कमज़ोर हो गए। द मोस्ट कैपेबल राजपूत रूलर ऑफ दिस पीरियड वॉज सवाई राजा जय सिंह। जो सबसे ज़्यादा ताकतवर और समझदार और अक्लमंद और कामयाब राजा जो इस ज़माने का था, इस ज़माने का जिसकी हमें बात कर रहे हैं, वो कौन था, राजपूत रूलर कौन था, वो उस राजपूत राजा का नाम था सवाई राजा जय सिंह, यानी जय सिंह। हु बिल्ड द सिटी ऑफ जयपुर, जिसने जयपुर नाम की एक सिटी बनाई थी। द जंतर मंतर ऑब्जर्वेटरी एट उज्जैन, उसने जंतर मंतर भी उज्जैन जो जगह है वहाँ पर बनाया है, जंतर मंतर आपने देखा होगा, ठीक है, जयपुर में। उसके बाद मथुरा, दहली, बनारस वर सेट बाई हिम। मथुरा भी, दहली भी, बनारस भी इन्होंने ही बनाई थी, ये सिटी भी इन्होंने ही इस्टेब्लिश की थी। ही ऑल्सो फॉट फॉर वुमेन अपलिफ्टमेंट, इन्होंने औरतों के लिए भी लड़ाई की, मतलब औरतों की अपलिफ्टमेंट के लिए, औरतों को बढ़ाने के लिए, औरतों की इज्जत के लिए, औरतों के हुकूक के लिए, औरतों के हक़ के लिए भी इन्होंने लड़ाई की। राजा जय सिंह वॉज ओनली 11 ईयर ओल्ड व्हेन ही बिकेम किंग। और राजा जय सिंह जो थे वो खाली 11 साल के थे जब वो राजा बने। औरंगज़ेब गेव हिम द टाइटल ऑफ सवाई, और जो औरंगज़ेब था उसने क्या किया, इन्हें जो है सवाई नाम का टाइटल दिया था, मीनिंग वन
एंड अ क्वार्टर टाइम्स मोर ऑफ अ मैन, मोर ऑफ अ मैन, जिसका मतलब होता है एक और क्वार्टर, मतलब एक और एक में से 4 हिस्से कर दूँ तो उसमें से एक ले लूँ, ठीक है। अगर मैंने एक ऐसे किया, एक सर्किल, उसमें से 4 हिस्से किए बराबर, तो ये वाला हिस्सा कहते हैं हम क्वार्टर। तो उन्होंने कहा एक और क्वार्टर गुना ज़्यादा हो तुम एक इंसान से, जैसे हम कहते हैं 1 गुना ज़्यादा हो तुम 2 गुना ज़्यादा हो, तो 1 गुना तो इंसान रहता ही है, मतलब 1 गुना मतलब बराबर है, और इतना और ज़्यादा है इंसान से, मतलब इतनी और ज़्यादा पावरफुल है, इतना और ज़्यादा पावर है उसके अंदर, ठीक है, मतलब नॉर्मल इंसान से थोड़ा ज़्यादा। मराठास, अब देखेंगे मराठास के बारे में। द मराठास बिकेम प्रोमिनेंट अंडर द रूल ऑफ शिवाजी, जो मराठास थे वो शिवाजी के रूल में प्रोमिनेंट रहे, ताकतवर रहे और पावर में रहे। दे वर वॉरियर्स ट्राइब्स हु लिव्ड इन द वेस्टर्न घाट, और ये कौन थे, ये कोई ऐसे राजा वाजा इधर उधर से नहीं आए थे, ये लोग वॉरियर ट्राइब्स थे। एक क्या था, ग्रुप था, एक ट्राइब्स था, ठीक है। ट्राइब्स किसे कहते हैं, जो इधर से उधर कहीं भी भटकते हैं, इधर उधर घूमते हैं, उसके बाद ट्राइबल ग्रुप था, मतलब, ठीक है। जैसे आदिवासी होते हैं वैसे इनका ट्राइबल ग्रुप होता है। वो लोग क्या करते हैं, खाने की तलाश में जहाँ इनका खाना, जहाँ इनका ठिकाना, वहीं पहुँच जाते हैं, ठीक है। वहीं ये अपना खाने के तलाश में वहीं ठिकाना लेके पहुँच जाते हैं, जानवर पालना ये सब करना। तो ये लोग कौन थे, ये वॉरियर ट्राइबल ग्रुप थे, मतलब लड़ाकू ट्राइबल ग्रुप थे, ठीक है। दे वर इम्प्रेस्ड बाय द प्रीचिंग ऑफ भक्ति सेंट्स, और ये लोग किससे इम्प्रेस थे, भक्ति सेंट्स की प्रीचिंग से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थे। शिवाजी वॉज बॉर्न इन 1627, और शिवाजी की बर्थ कब हुई, पैदाइश कब हुई, 1627 यानी 1627 में। हिज फादर वॉज शाहजी भोंसले, क्या इनके जो फादर थे शिवाजी के, उनका नाम क्या था, शाहजी भोंसले, ठीक है। अ जागीरदार ऑफ बीजापुर, जो कि कौन थे, ये जागीरदार थे बीजापुर के। ही वॉज ट्रेंड बाई दादाजी कंदा देव, और इन्हें ट्रेंड किसने किया था, किसे, शाहजी भोंसले को दादाजी कंदा देव ने। हिज मदर वॉज जीजाबाई हु इन्फ्लुएंस शिवाजी वेरी मच बाई टेलिंग हिम हीरोइक टेल्स फ्रॉम द एपिक, और इनकी मदर जो थी उनका नाम क्या था, जीजाबाई, ठीक है। किसके, शिवाजी की माँ का नाम था जीजाबाई, जो कि शिवाजी को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती थी। हु इन्फ्लुएंस शिवाजी, मतलब बहुत ज़्यादा उन्हें सपोर्ट करती थी, उन्हें क्या करती थी, हीरोइक टेल्स, हीरोइक कहानी सुनाती थी, ठीक है। अलग अलग एपिक्स से लेकर, अलग अलग जगह से लेकर उन्हें जो है हीरोइक कहानी सुनाती थी, हीरो की कहानी सुनाती थी, उसमें एक्शन और सब, मतलब वही बहादुरी वाले किस्से सुनाई करती थी। तो उससे जो है शिवाजी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए, उन पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा। शिवाजी वॉन्टेड टू मेक द मराठा स्टेट पावरफुल, शिवाजी क्या चाहते थे, जो मराठा का स्टेट है वो पावरफुल हो जाए। ही इज़ नोन फॉर द गुरीला वॉरफेयर, और इन्हें जो है गुरीला वॉरफेयर के लिए जाना जाता है, किसके लिए, गुरीला वॉरफेयर के लिए। बाय विच सरप्राइज अटैक वर मेड, जिसमें क्या होता था, एक सरप्राइज अटैक किया जाता था ऑन द एनिमी, मतलब अचानक से अटैक किया जाता था, अचानक से हमला किया जाता था, किस पे, एनिमीज़ पर। तो उसे हम कहते हैं गुरीला अटैक, गुरीला वॉरफेयर। किसने शुरू की थी, शिवाजी ने। ही अटैक द बीजापुर टेरिटरीज, इन्होंने क्या किया, बीजापुर की जो टेरिटरी थी वहाँ पर इन्होंने अटैक किया। द सुल्तान सेंट अफजल खान टू किल शिवाजी, और जो वहाँ का सुल्तान था बीजापुर का, उसने अफजल खान को भेजा शिवाजी को मारने के लिए। दो दे डिसाइड टू मीट अनआर्म येट, मतलब मतलब दे डिसाइडेड टू मीट अनआर्म येट, मतलब पहले इन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो बिना हथियार के मिलेंगे। दे केम आर्म्ड, और वो लोग कैसे आए, हथियार लेके आए। शिवाजी वॉज वेयरिंग अ मेटेलिक आर्मर एंड टाइगर क्लॉज, और जो शिवाजी थे उन्होंने एक मेटल का हथियार टाइप का आर्मर पहन रखा था, जो बॉडी के ऊपर पहनते, कवच पहन रखा था, और टाइगर का क्लॉज पहन रखा, टाइगर का उन्होंने कवर पहन रखा था। व्हेन अफजल खान ट्राइड टू किल शिवाजी, शिवाजी क्लॉड हिम टू डेथ, और जब अफजल खान ने शिवाजी को मारने की सोची तो शिवाजी ने फिर उन्हें मार दिया, अफजल खान को। दिस वॉज अ ग्रैंड सक्सेस फॉर शिवाजी, और ये बहुत बड़ी कामयाबी थी शिवाजी के लिए। वेरी सून शिवाजी स्टार्टेड अटैकिंग द टेरिटरीज ऑफ औरंगजेब, उसके बाद ही फ़ौरन ही शिवाजी ने जो है औरंगजेब की टेरिटरीज़ पर अटैक करना शुरू कर दिया। शाइस्ता खान द गवर्नर ऑफ डेक्कन वॉज सेंड बाई औरंगजेब, फिर शाइस्ता खान को जो गवर्नर थी डेक्कन की, उन्होंने औरंगजेब ने उन्हें भेजा, ठीक है। द मराठाज अटैक्ड शाइस्ता खान इन द नाइट एंड किल्ड हिम, और जो मराठा थे उन्होंने रात में शाइस्ता खान के ऊपर अटैक कर दिया और उन्हें मार दिया, ठीक है। मतलब अचानक से रात में अटैक करा, जैसे हमने बताया गुरीला वॉरफेयर, अचानक से हमला कर देना, तो ऐसे ही हमला किया और उन्होंने शाइस्ता खान को मार दिया, जो कहाँ की गवर्नर थी, डेक्कन की, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर इन 1664, यहाँ पर देखिए, इन 1664 शिवाजी अटैक सूरत विच वॉज अ पार्ट ऑफ मुगल, फिर 1664 में शिवाजी ने सूरत पर अटैक किया। सूरत जगह का नाम है, जो कि कहाँ की जगह था, मुगल्स के ही अंडर में था।
राजा जयसिंह वॉज सेंट टू अटैक शिवाजी। शिवाजी को मारने के लिए राजा जयसिंह को भेजा गया। एंड इन दिस बैटल शिवाजी वॉज डिफीटेड एंड साइंड अ ट्रीटी ऑफ पुरंदर इन 1665। फिर क्या हुआ, इस लड़ाई में शिवाजी हार गए, उन्होंने एक ट्रीटी साइन की, एक हम ये कह सकते हैं एक फॉर्म साइन किया पुरंदर का, जिसे हम कहते हैं 1660 क्या कहते हैं पुरंदर 1665 में। अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी, इस ट्रीटी के हिसाब से मैनी फोर्ट्स वर सरेंडर एंड शिवाजी एग्रीड टू मीट औरंगजेब इन पर्सन। क्या हुआ, इसमें क्या था, इस ट्रीटी के इस हम ये कह सकते हैं इस फॉर्म के, या इन्होंने जो साइन किया था, इन्होंने एक बात मानी थी, हम ये कह सकते हैं एक फॉर्म साइन किया। जैसे हम लोग क्या करते हैं फॉर्म साइन कर देते हैं कि ठीक है हम 1 महीने से पहले जॉब नहीं छोड़ेंगे या ऐसा कुछ। तो इस तरह से इन्होंने एक फॉर्म साइन किया, ट्रीटी साइन की, और उसमें ट्रीटी में क्या था कि काफ़ी फोर्ट्स सरेंडर कर लिए गए थे इनके, और शिवाजी को एग्री करा गया था कि वो औरंगज़ेब से आके अकेले मिलें। ठीक है, वेयर ही वॉज ह्यूमिलेटेड एंड इम्प्रिजन अलॉन्ग विद हिज सन। वहाँ पर क्या हुआ, शिवाजी को उनके बच्चे के साथ, उनके बेटे के साथ, सांभाजी जिसका नाम था, क्या हुआ, किडनैप कर लिया गया, पकड़ लिया गया। ठीक है, जेल कर दी गई। हाउएवर दे एस्केप फ्रॉम द प्रिजन बाय हाइडिंग इन अ स्वीट बास्केट। बाद में क्या हुआ, वो एक मिठाई की टोकरी में छुपकर वहाँ से भाग आए, मतलब वहाँ से निकल गए। शिवाजी टुक द टाइटल छत्रपति, क्या छत्रपति, और शिवाजी को ये टाइटल मिला छत्रपति का। एंड रिज्यूम हिज एक्टिविटीज़ अगेंस्ट द मुगल, और उन्होंने अपनी एक्टिविटीज़ मुगल के खिलाफ चलाते रहे, मुगल के खिलाफ लड़ाई करते रहे और अपनी एक्टिविटीज़, अपनी हरकतें चलाते रहे। एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ मराठा स्टेट एट रायगढ़, और उन्होंने मराठा स्टेट की फाउंडेशन रखी रायगढ़ पे। ठीक है, वहाँ पर अपना स्टेट बनाई मराठा की। ही ऑक्यूपाइड गिंगी फोर्ट, इन्होंने गिंगी फोर्ट बनाया था, ऑक्यूपाई किया था। विलोर एंड सम पार्ट्स ऑफ मैसूर, और जो विलोर है, सम मैसूर का कुछ हिस्सा है, वहाँ पर इन्होंने अपनी जगह कब्जे में ले ली। ही डाइड इन 1680, और उसके बाद इनकी जो है मृत्यु हो गई 1680 में। ठीक है, फिर आए शिवाजी एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब शिवाजी का एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम क्या क्या था, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम की बात करेंगे। शिवाजीज एडमिनिस्ट्रेशन वॉज इन्फ्लुएंस बाय मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। ये कहते हैं जो शिवाजी का एडमिनिस्ट्रेशन था वो पूरा मुगल एडमिनिस्ट्रेशन से इन्फ्लुएंस था, मतलब मुगल एडमिनिस्ट्रेशन को देखकर ही शिवाजी भी वैसे ही काम कर रहे थे। ही हैड अ काउंसिल ऑफ 8 मिनिस्टर कॉल्ड द अष्टाप्रधान, क्या अष्टाप्रधान, टू एडवाइज हिम। इनके पास काउंसिल थी 8 मिनिस्टर की, जिसे ये कहते थे अष्टाप्रधान, इन्हें एडवाइस देने के लिए, सिर्फ डिस्कशन के लिए। इनके दरबार में 8 लोग थे, 8 मुगल एडमिनिस्ट्रेशन 8 मिनिस्टर थे। ठीक है, दीज वर एज फॉलो। अब वो अलग अलग हैं, यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 यहाँ पर अलग अलग दिए। पहला था पेशवा। पेशवा कौन होता है, हेड ऑफ द काउंसिल एंड इंचार्ज ऑफ जनरल एडमिनिस्ट्रेशन। काउंसिल का हेड, पूरे काउंसिल जो होती है, मीटिंग होती है, उसका हेड, और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का इंचार्ज जो होता है। सेनापति कौन होता है, जो कमांडर इन चीफ होता है, आर्मी का जो कमांडर इन चीफ होता है। ठीक है, और न्यायाधीश किसे कहते हैं, चीफ जस्टिस, जो न्याय करेगा। अमतिया और मजूमदार ये कहते हैं फाइनेंस, जो फाइनेंस का काम करता है। ठीक है, पंथ सचिव किसे कहते हैं, जनरल सेक्रेटरी जो होता है। और सुमानता किसे कहा इन्होंने, फॉरेन अफेयर्स के लिए जो काम करता है। ठीक है, बाहर के जो काम देखता है। मंत्री हेड ऑफ इंटेलिजेंस, अक्लमंद इंटेलिजेंसी के सारे काम मंत्री के पास। और दंडाध्यक्षा रिलीजियस मैटर, दंडाध्यक्षा के लिए कौन थे, रिलीजियस मैटर सॉल्व करने के लिए थे ये लोग, मतलब जितने भी मज़हब से रिलेटेड मसले आएंगे, मसले आएंगे, वो दंडाध्यक्षा के पास जाएगा, जो दंडाध्यक्षा होगा उसके पास वो सारे मसले सॉल्व करेगा। अंडर शिवाजीज लीडरशिप मराठाज हरास्ड एंड वीकेंड द मुगल पावर इन डेक्कन। क्या हुआ, जो अंडर शिवाजी की लीडरशिप के मराठाज जो है पूरी तरह से हरास्ट हो गए और वीकेंड कर दी उन्होंने पावर, मुगल पावर को डेक्कन में। आफ्टर द डेथ ऑफ शिवाजी द मराठा किंगडम वॉज रूल्ड बाई फैमिली ऑफ चित्पवन ब्राह्मण्स। बाद में क्या हुआ, जब शिवाजी की डेथ हो गई, मृत्यु हो गई, तो मराठा की जो किंगडम थी वो एक फैमिली थी, क्या नाम था उसका, चित्पवन, जो कि ब्राह्मण्स फैमिली थी। वो लोग फिर मराठा के बाद इनके बाद शिवाजी के बाद वो लोग हुकूमत करने लगे, यहाँ पर उनकी जगह पर रूल करने लगे। दे सर्व शिवाजी सक्सेसर एज पेशवा और प्रिंसिपल मिनिस्टर। और इन्होंने क्या किया, ये जो चित्तपवन ब्राह्मण्स थे, इन्होंने यहाँ पर अपनी हुकूमत हासिल कर ली, यहाँ पर हुकूमत करने लगे। और जो शिवाजी के बाद जो राजा बनने वाले थे, या जो उनके बेटे थे या उनके सक्सेसर थे, उन लोगों को पेशवा और प्रिंसिपल मिनिस्टर की जगह दी थी। एंड लेटर बिकम द हेरिडेटरी रूलर्स ऑफ द मराठा एम्पायर ऑफ सेंट्रल इंडिया फ्रॉम 1749
टू 1818। और फिर बाद में अपने आप को इन्होंने पूरा हेरिडेटरी रूलर बता दिया वहाँ का, मराठा एम्पायर का और सेंट्रल इंडिया का, ठीक है। और 1749 से लेकर 1818 तक वो क्या करते रहे, 1749 से लेकर 1818 तक वो लोग हुकूमत करते रहे। ड्यूरिंग देयर रेन यहाँ पर रेन की स्पेलिंग गलत है, सही है। ड्यूरिंग देयर रेन द मराठा एम्पायर रीच इट्स जेनिथ। और इनके ज़माने में जो मराठा एम्पायर थी वो पूरी अपनी ऊंचाई पे पहुंच गई, रूलिंग मोस्ट ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, मतलब ज़्यादातर इंडियन सबकॉन्टिनेंट में हुकूमत कर ली। देखो ये है मराठा, ठीक है। मगर औरंगज़ेब की बात की जाए तो औरंगज़ेब तो पूरा ये छाया हुआ था, ये पूरा सिंध विंध सब लेके, ठीक है। ड्यूरिंग देयर रेन ये तो हो गया हमारा। अंडर द पेशवाज द मराठा किंगडम डेवलप एज अ वेरी सक्सेसफुल मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। और जो पेशवाज थे उनके अंडर में, उनके कंट्रोल में ये जो मराठा किंगडम थी, इनकी जो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन थी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल थी, मतलब इनकी काफ़ी ताकतवर, काफ़ी पावरफुल मिलिट्री थी। दे बिल्ट स्ट्रॉन्ग फोर्ट्स टू फेस द मुगल अटैक। इन्होंने काफ़ी मजबूत अपने किले बनाए थे, फोर्ट्स बनाए थे, किस लिए कि मुगल के अटैक वो झेल पाएँ। मान लो हम पतली सी दीवार खड़े कर दें, अगर मैं उसके ऊपर एक अद्धा भी मारता तो चटक जाती है, अगर नहीं भी चटके तो मैं बड़ी सी अगर उसके ऊपर खंबा गिरा दूँ तो पूरा घर दब जाएगा। मगर क्या होता था, ये लोग जो है अपने किले, अपने फोर्ट्स बहुत मजबूत बनाया करते थे, जिससे कोई अगर बाहर से तोप के गोले भी मारे तो इतनी जल्दी हमारे किले टूटे ना, ठीक है, बाहर के अटैक से बच जाए। तो इन्होंने अपने किलों को बहुत मजबूत बनाया था, जिससे कि मुगल एम्पायर जो है, मुगल रूलर जो हैं वो इन पर अटैक करें तो इनका ज़्यादा नुकसान ना हो। सक्सेसर ऑफ शिवाजी, शिवाजी के बाद कौन आया, उसके सक्सेसर कौन था, ठीक है। उसके बाद संभाजी सन ऑफ शिवाजी कंटिन्यूड द रूल स्ट्रगल विद मुगल्स। संभाजी जो थे वो कौन थे, शिवाजी के बेटे थे। उन्होंने जो मेहनत चल रही थी मुगल्स की तरफ, जो शिवाजी चाह रहे थे, मुगल से लड़ रहे थे, लड़ाई कर रहे थे, जो मेहनत चल रही थी, वो काम किसने शुरू किया, फिर संभाजी, जो कि इनके बेटे थे। मतलब शिवाजी के बाद कौन आए, संभाजी आए। आफ्टर हिज डेथ हिज सन शाहू केम टू द थ्रोन हु वॉज ऑल्सो इम्प्रिजन। क्या हुआ, इनकी डेथ के बाद, इनकी मृत्यु के बाद, यानी संभाजी मर गए तो इनके बाद इनका बेटा आया शाहू, उसे भी जेल हो गई, ठीक है। जब उसे बैठाया गया गद्दी पे, उसके बाद इसे भी जेल हो गई। लेटर राजा राम रूल्ड फॉर फ्यू ईयर्स एंड नेक्स्ट टू हिम। उसके बाद राजा राम ने, इन्होंने, राजा का नाम है जिन्होंने यहाँ पर हुकूमत की कुछ साल तक। उसके बाद ही फिर हिज माइनर, फिर नेक्स्ट पेज पर हिज माइनर सन शिवाजी सेकंड। फिर राजा राम के बाद, राजा राम ने कुछ साल तक हुकूमत की, उसके बाद दूसरे बेटे आए इनके, किसके बेटे, राजा राम के छोटे बेटे, जिनका नाम था शिवाजी सेकंड। इन्होंने इनका नाम शिवाजी सेकंड रखा था। केम टू द थ्रोन हु वॉज असिस्टेड बाई हिज मदर ताराबाई, जो कि उनकी माँ जो ताराबाई थी उनसे उन्हें मदद मिली। असिस्ट कहते हैं मदद, ठीक है। किससे मिली थी, ताराबाई, इनकी माँ ने इन्हें बहुत सपोर्ट किया, मतलब। आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगज़ेब शाहू वॉज रिलीज़। और जब औरंगज़ेब की मृत्यु हो गई, डेथ हो गई, तो शाहू को रिलीज़ कर दिया गया, ठीक है। अब किसने किया, मुग़ल रूलर और आए होंगे, उनके बच्चे होंगे। औरंगज़ेब के बाद उसका बड़ा बेटा आया था, रूलर बना था, तो औरंगज़ेब के बाद उसने जो है शाहू को रिलीज़ कर दिया होगा, या खुद हो गए होंगे या भाग गए होंगे। वैसे भागा नहीं, रिलीज़ लिखा, यानी छोड़ दिया गया। दिस लेड टू कन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू ब्रांचेज ऑफ मराठास। अब जब ये रिलीज़ हो गए, आज़ाद हो गए, तो जो दो ब्रांचेज थी मराठास की, एक किसकी थी, जो कि शाहू के ज़रिए थी। शाहू अब जेल से वापस आए अपने, ठीक है, तो उनके पहले वहाँ पर राजा थे, और एक थे पेशवा बालाजी विश्वनाथ। ये दो अलग अलग ग्रुप हो गए मराठा के, दो अलग अलग जगह थे, ब्रांच हो गई मराठा की। एंड द अदर वॉज लेड बाई शिवाजी सेकेंड, और दूसरे कौन थे, शिवाजी सेकेंड के ज़रिए जो लाई गई थी, ठीक है। शाहू वॉज सक्सेसफुल एंड कैप्चर द थ्रोन एंड लेफ्ट द किंगडम टू बालाजी विश्वनाथ। क्या हुआ, जो शाहू थे, देखो यहाँ पर क्या है, लेड बाय शाहू एंड पेशवा बालाजी विश्वनाथ, मतलब शाहू और पेशवा बालाजी विश्वनाथ एक साथ थे, और शिवाजी सेकंड अलग थे, ठीक है। शिवाजी सेकंड कौन थे, ये अलग थे, और बालाजी विश्वनाथ और शाहू एक साथ थे। तो शाहू जो थे वो सक्सेसफुल हुए और वहाँ का किंग बन गए। बालाजी को फिर बालाजी विश्वनाथ को वहाँ पर क्या कर दिया उन्होंने, किंगडम उनके लिए छोड़ दी। मतलब शाहू जो है शिवाजी सेकंड से जीते, और वहाँ पर जीतने के बाद बालाजी विश्वनाथ के लिए अपनी गद्दी छोड़कर, किंगडम छोड़कर उन्हें दे दी, ठीक है। हु फाइनली बिकेम द रूलर एंड एस्टेब्लिश द रूल ऑफ द पेशवा। और फिर जो बालाजी विश्वनाथ थे वही फाइनल में रूलर बने, राजा बने, और उन्होंने क्या किया, पेशवास का रूल इस्टेब्लिश किया। द पेशवास कंट्रोल द मराठाज एम्पायर फ्रॉम 1713 AD टू 1761 AD। जो पेशवास थे उन्होंने क्या कर रखा था, मराठा एम्पायर को 1713 से लेकर 1761 AD तक क्या कर रखा था, कंट्रोल कर रखा था। शिवाजी ग्रैंडसन शाहू, और जो शिवाजी का ग्रैंडसन था, सबसे बड़ा ग्रैंडसन मतलब जो बेटे का बेटा, ठीक है, ग्रैंडसन जो था, शाहू नाम था, अपॉइंटेड बालाजी विश्वनाथ एज हिज चीफ मिनिस्टर। उसने क्या किया, पेशवा जो बालाजी थे, पेशवा बालाजी विश्वनाथ, इन्हें क्या बना दिया, चीफ मिनिस्टर बना दिया,
ठीक है। बालाजी विश्वनाथ 1713 से लेकर 1720 तक रहे। टुक एडवांटेज ऑफ द वीकनेस ऑफ द लीडर मुगल, और ये फ़ायदा उठाते रहे कि मुगल एम्पायर कैसे हल्के हल्के करके क्या हो रहा है, वीक हो रहा है। टू कैप्चर मोर टेरिटरीज, और क्या करते रहे, उनका कमज़ोरी देखकर, उनकी कमज़ोरी को देखते हुए वो क्या करते रहे, और टेरिटरीज कैप्चर करते रहे। ही फोर्स फर्रुखसियार टू रिटर्न ऑल द टेरिटरीज विच हैड बीन अंडर शिवाजी, और इन्होंने फर्रुखसियार को फोर्स किया कि वो हमारी सारी टेरिटरीज वापस करें जो कि पहले शिवाजी के कंट्रोल में थी, जो कि फर्रुखसियार ने या उनके जो रूलर थे, राजा थे, जैसे कि कौन थे वो, औरंगज़ेब। तो औरंगज़ेब ने क्या किया था, शिवाजी को मारा था, उन लोगों को जेल कर दी थी। फिर ऐसे करके उन्होंने जब यहाँ आए वापस, तो इन्होंने क्या किया, फर्रुखसियार से, औरंगज़ेब तब मर गए, तो उनके जो अगले सक्सेसर थे फर्रुखसियार, उनसे कहा कि जो हमारे शिवाजी से हमारी ज़मीनें छीनी गई थी, टेरिटरीज़ जो कंट्रोल में कर ली गई थी, वो वापस करी जाए। आफ्टर हिम हिज सन बाजीराव फर्स्ट, और उसके बाद उनके बेटे बाजीराव फर्स्ट आए। मालवा में उन्होंने हुकूमत की, सदर्न गुजरात एंड पार्ट्स ऑफ बुंदेलखंड, और उन्होंने मालवा ले लो और सदर्न गुजरात ले लो या बुंदेलखंड का थोड़ा सा पार्ट ले लो, वहाँ पर इन्होंने क्या किया, कब्ज़ा कर लिया। फिर टूवर्ड द साउथ ही डिफीटेड द निज़ाम ऑफ हैदराबाद, साउथ की तरफ अगर बात करें तो वहाँ पर इन्होंने हैदराबाद की जो निज़ाम थे उन्हें हराया। एंड गॉट द राइट टू कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम सम प्रोविंसेस ऑफ द डेक्कन, और वहाँ पर हराते ही इन्हें थोड़ा बहुत हुक्म मिल गया, इजाज़त मिल गई, इस लायक हो गए कि वहाँ से अब ये डेक्कन के पार्ट से कुछ हिस्सों से क्या कर पाएंगे, टैक्स इकट्ठा कर पाएंगे। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ यहाँ पर, बालाजी बाजीराव 1740 से लेकर 1761 AD तक रहे ये। सक्सीडेड हिज फादर बाजीराव फर्स्ट, बालाजी बाजीराव जो है इनके बेटे किसके बेटे थे ये, बाजीराव फर्स्ट के। एंड बिकेम द थर्ड पेशवा, और ये तीसरे पेशवा बने। ठीक है, कौन बने, तीसरे पेशवा। ही शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम सतारा टू पूना, इन्होंने क्या किया, बालाजी बाजीराव जो थे, इन्होंने सतारा जगह थी वहाँ से अपनी कैपिटल हटा के पूना लिया, जिसे हम पुणे कहते हैं। ड्यूरिंग हिज रेन, अपनी हुकूमत के समय में। द मराठा आर्मीज़ रीच एज फार एज पंजाब एंड राजस्थान इन द नॉर्थ एंड बंगाल एंड उड़ीसा इन द ईस्ट, और जो मराठा की आर्मी थी, मराठा की जो हुकूमत थी, वो कहाँ तक पहुँच गई, पंजाब और राजस्थान तक पहुँच गई, नॉर्थ में, और बंगाल और उड़ीसा पहुँच गई ईस्ट में। द किंगडम ऑफ मैसूर एंड हैदराबाद वर अंडर हिज कंट्रोल, और जो मैसूर और हैदराबाद की जो किंगडम थी वो इनके ही कंट्रोल में थी। मराठा पावर वॉज एट इट्स पीक ड्यूरिंग हिज रेन, और जो मराठा पावर थी वो इसके टाइम में, इनके ज़माने में बहुत ज़्यादा अपने पावर में थी, मतलब काफ़ी पावरफुल थी उस ज़माने में। रेवेन्यू सिस्टम ऑफ मराठा का रेवेन्यू सिस्टम क्या था, द रेवेन्यू वॉज कलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द असेसमेंट ऑफ लैंड, ये कह रहे हैं रेवेन्यू जो कलेक्ट किया जाता था वो लैंड के हिसाब से, ज़मीन के हिसाब से कलेक्ट किया जाता था। इट वॉज 2/5 ऑफ द टोटल प्रोड्यूस, और दो 5 हिस्से करे जाते थे, मतलब अगर मैंने कहा 5 किलो चावल है तो 5 किलो में से 2 किलो देना पड़ता था, तो 2/5, ठीक है। 50 किलो है तो 20 किलो देना है, ठीक है, और 100 किलो है तो उसका 2/5 कर दिए, तो उसका 4 किलो हो जाएगा। इस हिसाब से 2/5 करके क्या करते थे, टोटल प्रोड्यूस जितना भी अनाज गल्ला जो भी हमारे घर में कमाई हुई है उसमें से 5 हिस्से करके 2 हिस्सा राजा को टैक्स में देना है। लोन वर गिवन टू फार्मर व्हेन नीडेड, और सारे फार्मर को, किसानों को लोन दिया जाता था जब ज़रूरत पड़ती थी। कल्टीवेटर्स हैड डायरेक्ट एसेस विद द ऑफिसर्स एंड देयर वर नो मिडिलमैन, जितने भी कल्टीवेटर होते थे वो डायरेक्ट ऑफिसर से बात करते थे, डायरेक्ट उनका ऑफिसर से कांटेक्ट होता था, कोई बीच में मिडिलमैन नहीं होता था, मतलब बीच में कोई बनिया नहीं होता था, या हम ये कह सकते हैं, बनिया नहीं, मतलब बीच में कोई दलाल नहीं होता था। ठीक है, जैसे अब मैंने कहा कि कहीं बाइक मिल रही है, मैंने कहा किसी से कि मुझे बाइक चाहिए, ठीक है, दूसरे इंसान ने दूसरे से कहा मैं बाइक तुम्हारी बिकवा दूँगा, उसने उससे कहा कितने की बिकवाने की, 50,000 की, ठीक है, और मुझसे कह रहा है कि 60,000 की मिल रही है, 10,000 कौन रखेगा, खुद रखेगा। तो बीच के इस तरह से जो होते हैं मिडिलमैन, उन्हें हटा दिया इन्होंने। देयर वर 2 टाइप्स ऑफ टैक्सेस कॉल्ड चौथ एंड सरदेश मुखी, 2 तरह के टैक्स थे जिसका नाम था चौथ और सरदेश मुखी। चौथ वॉज 1/4 ऑफ द रेवेन्यू, चौथ में क्या था, 4 हिस्से करके 1 हिस्सा दे दिया करते थे, विच वॉज टू बी पेड एज अ ट्रिब्यूट फॉर प्रोटेक्शन, जो कि किस लिए दिया जाता था, अपनी प्रोटेक्शन के लिए ट्रिब्यूट दिया जाता था। और सरदेशमुखी वॉज 1/10 ऑफ द रेवेन्यू विच वॉज टू बी पेड एज कंट्रीब्यूशन टू द किंग, और सरदेशमुखी किस लिए दिया जाता था, राजा को दान के लिए, कंट्रीब्यूशन के लिए। उसमें क्या होता था, 10 हिस्से करके 1 हिस्सा दिया जाता था राजा को। ड्यू टू द अबव टैक्सेस मराठास बिकम अनपॉपुलर, और ये जो टैक्सेस थे, इसी टैक्स की वजह से मराठा जो थे वो अनपॉपुलर हो गए, पॉपुलैरिटी उनकी ख़त्म हो गई और लोग बाग के दिलों से उनकी इज़्ज़त कम हो गई। अब मान लो अगर मैं जो है कहीं पर जो है 50 रुपये मैंने किसी को दिए और मैंने कहा जाओ 100 रुपये की चाय ली, 100 रुपये का सामान खरीद लाओ, तो 100 का थोड़ी नहीं ला पाएगा।
क्यों? क्योंकि हमने उसे 50 दिए हैं। अब इंसान इतना कमा ही नहीं रहा, तुम उससे इतना अलग अलग तरीके के क्या कर रहे हो, टैक्स ले रहे हो, ये भी टैक्स, वो भी टैक्स, सांस लेने का टैक्स, पानी पीने का टैक्स, नहाने का टैक्स, ठीक है, खाने का टैक्स, कपड़े धोने का टैक्स। अब इतने टैक्स लोगे तो वो तो भाग ही जाएगा और वरना सुसाइड कर लेगा, ठीक है। तो ये इतने अलग अलग तरह के इन्होंने टैक्स बना रखे थे जिससे लोगों को पसंद नहीं आया ये टैक्स, और लोग बाग क्या करने लगे, इनकी तरफ से हटने लगे, ठीक है। और ये पॉपुलैरिटी जो थी इनकी वो ख़त्म हो गई और ये अनपॉपुलर हो गए। उसके बाद नेक्स्ट द जाट्स। Like the other state, the Jats also united their power during the late 17th and 18th century। ये करें दूसरे स्टेट की तरह जो जाट्स थे इन्होंने भी अपनी पावर कब हासिल की, 17 से 18 सेंचुरी के बाद, ठीक है। चौरामन वॉज द फेमस लीडर ऑफ द जाट्स। जो चौरामन था वो जो है फेमस लीडर था जाट्स का, ठीक है। जाट्स का सबसे फेमस लीडर कौन था? चौरामन। अंडर हिज लीडरशिप, यहाँ पर देखिए, अंडर हिज लीडरशिप जाट्स एक्वायर्ड कंट्रोल ओवर टेरिटरी सिचुएटेड टू द वेस्ट ऑफ द सिटी ऑफ दिल्ली। इनके लीडरशिप के अंडर में जो चौरामन थे, इनके लीडरशिप के अंडर में जाट जो थे इन्होंने जो है कहाँ कहाँ पर कंट्रोल किया, जितनी भी टेरिटरीज जो कि दिल्ली सिटी के वेस्ट में है, यानी ईस्ट वेस्ट, यानी वेस्ट में है, इधर वाला दिल्ली यहाँ है, दिल्ली के इधर वाले हिस्से में इन्होंने टेरिटरीज में कंट्रोल कर लिया। एंड बाय द 1680s दे गॉट कंट्रोल ओवर दिल्ली। और फिर 1680 में इन्होंने दिल्ली पर भी हुकूमत कर ली और आगरा पर भी, जो कि मेन सेंटर था इंडिया का। द जाट्स वर प्रॉस्पेरस एग्रीकल्चरिस्ट, और ये प्रॉस्पेरस एग्रीकल्चरिस्ट थे, ठीक है, एग्रीकल्चर करने वाले थे। एंड टाउन लाइक पानीपत एंड बल्लभगढ़ बिकेम इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर। और फिर क्या हुआ, पानीपत और बल्लभगढ़ जो जगह है, टाउन है, वो इनके इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर बन गए। अंडर सुराजमल द किंगडम ऑफ भरतपुर इमर्ज एज अ स्ट्रॉन्ग स्टेट। और सुराजमुल के किंगडम में, सुराजमुल के कंट्रोल में, जब सिराजमुल यहाँ पर हुकूमत कर रहा था, उसके हुकूमत के समय में जो किंगडम थी भरतपुर की, उसे जो है स्ट्रॉन्ग स्टेट बना दिया गया एक। फिर आए पॉलिटिकल फॉर्मेशन इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, ठीक है, पॉलिटिकल फॉर्मेशन क्या क्या हुए इस कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में। तो देखिए हम बात करते हैं यहाँ पर फ्रेंच रिवोल्यूशन। ये क्या है, 1789 से 1794 तक चला था फ्रेंच रिवोल्यूशन। In 18th century, in many Indian states, the common people did not enjoy the right to participate in the affairs of their government। ये कह रहे हैं अगर मैं 18वीं सेंचुरी की बात करूँ तो नॉर्मल आम जनता जो थी उन लोगों को ये हक नहीं दिया गया था कि वो गवर्नमेंट के, यानी जो पॉलिटिकल सिचुएशंस हैं, पॉलिटिकल अफेयर्स हैं, उसमें वो पार्टिसिपेट कर पाएँ। गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्या करना चाहिए, कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं कर पा रहा था। इन द वेस्टर्न वर्ल्ड टू, यहाँ तक कि जितने भी वेस्टर्न वर्ल्ड थे, मतलब वेस्ट वाली जो दुनिया थी वहाँ पर भी द सिचुएशन वॉज सेम अंटिल द लेट 18th सेंचुरी। और ये हमारी इंडिया की तरह ही वहाँ पर भी सिचुएशन थी जैसे 18 सेंचुरी की आखिर तक। 18th सेंचुरी वॉज फुल ऑफ इंटेलेक्चुअल एंड पॉलिटिकल मूवमेंट्स। और 18 सेंचुरी की बात करें तो उसमें वो पूरा इंटेलेक्चुअल और पॉलिटिकल मूवमेंट्स चले हैं, हर तरह के, बस उसमें क्या है, मूवमेंट्स ही मूवमेंट्स हैं, ठीक है। सम ऑफ द ग्रेट थिंकर्स नोन एज एनलाइटमेंट थिंकर्स, और कुछ बड़े थिंकर्स जिसे हम एनलाइटमेंट थिंकर्स कहते हैं, लाइक रोसियो, वोल्टेयर एंड मॉन्टेस्क्यू वर बिहाइंड दीज पॉलिटिकल मूवमेंट्स। और काफ़ी यहाँ पर जो है पॉलिटिकल मूवमेंट्स चलाए थे लोगों ने, जिसमें एक थे रोसियो, एक थे वोल्टेयर, एक थे मॉन्टेस्क्यू, ठीक है। देयर थाट्स एंड राइटिंग इंस्पायर्ड द अमेरिकन रिवोल्यूशन। और इनके थाट्स, इनकी समझ और इनके लिखने की वजह से क्या हुआ, जो अमेरिकन रिवोल्यूशंस थे वो इंस्पायर्ड हुए। एंड द फ्रेंच रिवोल्यूशन, और जितना भी फ्रेंच रिवोल्यूशन हुआ था वो इन्हीं से इंस्पायर होकर हुआ था। दे स्ट्रेस ऑन द राइट ऑफ मैन, इन्होंने क्या बताया, राइट ऑफ मैन, इंसानों की हकों के बारे में क्या किया, फोर्स किया। ऑल मैन आर क्रिएटेड इक्वल एंड आर एंडोड विद सर्टेन इनएलिएनेबल राइट्स लाइफ। इन्होंने क्या किया कि सारे इंसान बराबर हैं, वो जो है कुछ सर्टेन राइट्स के साथ पैदा हुए हैं और सारे राइट्स उन्हें दिए जाएंगे, ठीक है। लाइबर्टी हो, परस्यूट एंड हैप्पीनेस, मतलब सब तरह की उन्हें लाइबर्टी हो, सारे हक हो, जो भी उनकी ज़िंदगी खुशियाँ हो, सबको बराबर दी जाएगी। द अमेरिकन एंड फ्रेंच रिवोल्यूशन चैलेंज द सोशल एंड पॉलिटिकल प्रिविलेजेस इंजॉयड बाय अरिस्टोक्रेट्स। और जो अमेरिकन और फ्रेंच रिवोल्यूशंस हुआ था, इसने क्या किया, चैलेंज कर दिया सोशल और पॉलिटिकल प्रिविलेजेस को, जो कि एरिस्टोक्रेट्स थे वो लोग एंजॉय कर रहे थे। इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस रिवोल्यूशन द आइडिया ऑफ सिटीजनशिप, क्या हुआ, इसी रिवोल्यूशन की वजह से जो सिटीजनशिप का आइडिया था वो क्या हुआ। फिर नेक्स्ट पेज पर द आइडिया ऑफ सिटीजनशिप, यहाँ पर नेक्स्ट पेज, द आइडिया ऑफ सिटीजनशिप, नेशन स्टेट एंड डेमोक्रेटिक राइट्स टुक शेप इन इंडिया इन द लेट 19th सेंचुरी। इन्हीं लोगों की वजह से
अमेरिकन और फ्रेंच रिवॉल्यूशन की वजह से ये जो आइडिया था सिटीजनशिप का, ये और किसमें, नेशन स्टेट और डेमोक्रेटिक राइट्स, जो ये कहाँ पर आया, कहाँ पर कैसे शेप लेके आया इंडिया के अंदर, इसी की वजह से। कब? 19वीं सेंचुरी में, ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बात करें हम, तो जो मिडिल क्लासेस थे, पीजेंट्स थे, आर्टिसंस थे, वो लोग किसके लिए लड़ रहे थे? स्पेशल राइट्स के लिए लड़ रहे थे, इंजॉयड बाय द क्लर्जी एंड द नोबिलिटी। जो क्लर्जी थे, बड़ी बड़ी पोस्ट पर थे, अमीर अमीर आदमी थे, उन लोगों को जो सारी क्या मिल रही थी, फैसिलिटीज़ मिल रही थी, वो उसके लिए क्या कर रहे थे? आवाज़ उठा रहे थे, लड़ रहे थे। दे बिलीव दैट नो ग्रुप इन सोसाइटी शुड हैव प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ। अब उन लोगों का ये भरोसा था कि बर्थ के हिसाब से, जन्म के हिसाब से कोई इंसान ऐसा नहीं है कि उसे सारे प्रिविलेजेस, उसे सारे इन्जॉयमेंट मिलने चाहिए। मतलब कोई इंसान अगर गोरा पैदा हुआ है तो क्या आप उसे जो है अच्छे स्कूल में दाखिला कराएंगे, और अगर कोई काला पैदा हुआ है तो क्या आप उसे स्कूल में नहीं जाने देंगे? तो ये सारी चीज़ें थी, ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी। द फिलोसफर्स ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन सपोर्टेड इक्वल लॉज एंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल। और जो फिलोसफर थे फ्रेंच रेवोल्यूशन के, उन्होंने सारे इक्वल लॉज सपोर्ट किए और क्या किए? अपॉर्चुनिटीज़ बनाई सबके लिए। मूवमेंट सच एज द फ्रेंच एंड द अमेरिकन रेवोल्यूशन ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्म सब्जेक्ट्स इनटू सिटीजन्स। और फिर क्या हुआ? बाद में जो फ्रेंच रेवोल्यूशन और अमेरिकन रेवोल्यूशन था, वो ट्रांसफर्ड हो गया सब्जेक्ट से, ट्रांसफॉर्म सब्जेक्ट इनटू सिटीजन, मतलब वो सिटीजन्स में ट्रांसफ़र हो गया, चेंज हो गया। द आइडियाज़ ऑफ सिटीजनशिप, नेशन स्टेट एंड डेमोक्रेटिक राइट्स टुक रूट इन इंडिया फ्रॉम द लेट 19वीं सेंचुरी। और ये सिटीजनशिप का, नेशन स्टेट का और डेमोक्रेटिक राइट का, मतलब डेमोक्रेसी लाने का, इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी लाने का, इंडिया को डेमोक्रेटिक बनाने का, इंडिया को नेशन स्टेट बनाने का, इंडिया के अंदर सिटीजनशिप लाने का, ये जो आइडिया आया था, वो उसकी जड़ कहाँ से बनी इंडिया के अंदर? लेट 19वीं सेंचुरी में, मतलब 19वीं सेंचुरी के आखिर में। अब ये केस स्टडी है जो कि आपको खुद पढ़ना है, ठीक है, मैं इसे नहीं पढ़ाऊँगा, मगर आपको ये इंपॉर्टेंट है, पढ़ना है। सिख के बारे में इसमें पूरा दिया हुआ है, किसके? सिख के बारे में। ज़्यादा सिख के बारे में पीछे नहीं दिया था, तो इन्होंने यहाँ पर दिया, ये आपको पढ़ना ज़रूरी है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अभी हम एक्सरसाइज करेंगे ना, तो उसमें हो सकता है इसमें से भी कहीं क्वेश्चन पड़ा हुआ एक्सरसाइज का। तो चलिए इसकी एक्सरसाइज पर आ जाइए, 1 बाय 1 एक्सरसाइज करते हैं। पहला है हमारा चूज़ द करेक्ट आंसर्स, जो कि हमें एक्सरसाइज ई है, किस में करना है? ये एक्सरसाइज ए बुक में। पहला देखिए इसका फर्स्ट, व्हेन वाज बंदा बहादुर एग्जीक्यूटेड। ये कह रहे हैं बंदा बहादुर कब एग्जीक्यूट हुआ था? 1716 में। देखो ये आ गया इसी का ही है ये, ठीक है, इसी में से दिया हुआ है 1716। दूसरा है अंडर हुज रूल डिड पूना बिकम द कैपिटल ऑफ मराठा किंगडम। ये कह रहे हैं किसके हुकूमत में, कौन सा राजा था वो जिसके अंडर में पूना जो था उसे कैपिटल बना दिया गया था मराठा किंगडम का? तो वो कौन था? पेशवाज। पेशवाज थे। अब वो पेशवाज में कौन सा राजा था ये नहीं इन्होंने नाम दिया है, बस इन्होंने पूछा है कौन थे, ठीक है। तो वो कौन थे? पेशवाज थे। पहले पेशवाज थे, दूसरे पेशवाज थे, इन्होंने ये नहीं पूछा है, ठीक है। 3 पेशवाज थे वैसे देखा जाए तो। थर्ड, विच स्टेट वर कार्व्ड आउट ऑफ द ओल्ड मुगल प्रोविंसेस इन द 18th सेंचुरी। ये बताओ ओल्ड मुगल प्रोविंसेस में कौन सी सिटीज़ बताई गई थी? तो कौन सी थी? अवध, बंगाल और हैदराबाद, ठीक है। तो इस पर आप टिक लगाइए ए पर। फोर्थ है हु वॉज द फाउंडर ऑफ हैदराबाद। हैदराबाद का फाउंडर कौन था? निज़ामुल मुल्क असफ जाह था हैदराबाद का फाउंडर। मतलब हैदराबाद जो सिटी थी, अलग अलग सिटीज़ बनाई गई अलग अलग राजा के। अब मैं अगर राजा होता तो मैं हो सकता है बना देता किसी सिटी को, अब मैं कह देता इसका नाम ये है, इसका नाम सुल्तानपुर है, इसका नाम ये है, इसका नाम वो है, ठीक है। तो ऐसे निज़ामुल मुल्क असफ जाह जो थे, निज़ामुल मुल्क जो थे, उन्होंने हैदराबाद की फाउंडेशन की। ही वॉज नोन एज टाइगर ऑफ मैसूर। ये तो हर कोई जानता है, बच्चा बच्चा जानता है कि मैसूर का टाइगर किसे कहते हैं? टीपू सुल्तान को, ठीक है। तो पहले का क्या है? फर्स्ट का क्या है? बी, सेकंड का है ए, थर्ड का है ए, फोर्थ का है ए, फिफ्थ का है सी। ये सारे टिक करने के बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 73 से पेज नंबर 74 पर आइए। पेज नंबर 74, स्टेट ट्रू और फॉल्स। यहाँ पर हमारे क्या है? ट्रू फॉल्स है। तो पहला है नादिर शाह इन्वेडेड बंगाल। ये कह रहे हैं जो नादिर शाह था उसने बंगाल में इन्वेड किया, बंगाल में अटैक किया। तो ये हमारा ट्रू है या फॉल्स है, ये आपको कंफर्म करके बताना है। तो पहला क्या है? तो हमने आपको बताया था कि जो नादिर शाह था, जब उसने देखा कि मुग़ल कमज़ोर पड़ रहे हैं, मुग़ल की पावर ख़त्म हो रही है, हर कोई अपनी पावर में अपने अलग अलग प्रोविंसेस बना रहा है, अपने प्रोविंसेस को इंडिपेंडेंस बता रहा है, ठीक है। तो नादिर शाह ने कहाँ अटैक किया था? दिल्ली पर अटैक किया था। ये क्या कह रहे हैं? बंगाल पे अटैक किया था, ठीक है। तो उसने बंगाल पे इन्वेड नहीं किया था, दिल्ली पे किया था। तो ये क्या हो गया? फॉल्स। पहला हो गया फॉल्स। उसने कहाँ किया था अटैक? दिल्ली पर। दूसरा है सवाई राजा जयसिंह वॉज द रूलर ऑफ इंदौर। ये कह रहे हैं जो सवाई राजा जयसिंह था वो इंदौर का राजा था। तो वो इंदौर का राजा नहीं था, कहाँ का राजा था? मैंने बताया था ये, ठीक है। तो ये कहाँ का राजा था? ये मैंने बताया था, आप इसे देखिए चलो मैं दिखाता हूँ। सवाई राजा जयसिंह मैंने बताया था मोस्ट पावरफुल रूलर था, कहाँ का? ये बताया था मैंने, ठीक है। तो ये देखिए, एक मिनट स्टूडेंट्स, आई थिंक यहाँ पर है, चलिए पीछे आइए। सवाई राजा जयसिंह ये रहा, ये राजपूत में सबसे ज़्यादा द मोस्ट कैपेबल राजपूत रूलर ऑफ दिस पीरियड वॉज सवाई राजा जयसिंह, ठीक है, जो कि जयपुर सिटी जिसने बनाई थी, जंतर मंतर सारा बनाया था, ठीक है। तो ये क्या है?
और यहाँ पर क्या पूछा है, यहाँ पर नेक्स्ट मैं वापस जा रहा हूँ क्वेश्चन पे, ठीक है। यहाँ पर क्या पूछा है इन्होंने, सवाई राजा जयसिंह वॉज द रूलर ऑफ इंदौर। इंदौर के राजा थे ये, इंदौर के राजा नहीं थे। इंदौर कहाँ पर है, पंजाब, तो पंजाब के राजा नहीं थे ये, तो क्या हो गया फॉल्स। दूसरा फॉल्स, पहला फॉल्स। तीसरा, द हैदराबाद किंगडम वॉज स्टेब्लिश बाई मुर्शीद कुली खान। ये कह रहे हैं जो हैदराबाद किंगडम थी वो मुर्शीद कुली खान ने क्या की थी, इस्टेब्लिश की थी, मतलब उन्होंने ही किंगडम वहाँ पर बनाई थी, मुर्शीद कुली खान ने। तो ये भी क्या है, ये भी फॉल्स है, क्योंकि हमने बताया था हैदराबाद किंगडम जो थी वो मुर्शीद कुली खान ने नहीं बनाई थी, असफ जाह ने बनाई थी। उन्होंने ही फाउंड की थी, उन्होंने ही वहाँ की किंगडम बनाई थी, ठीक है, वहाँ के राजा बने थे। तो ये क्या है, ये भी फॉल्स हो गया, ये भी क्या हो गया, फॉल्स। चौथा, बंगाल वॉज अर्लियर कॉल्ड बंगाली सूबा। ये कह रहे हैं जो बंगाल है उसे पहले बंगाली सूबा कहते थे, तो ये बिल्कुल ट्रू है। क्या है ये, ट्रू, उसे बंगाली सूबा ही कहा जाता था। इसमें डिस्कशन नहीं है मगर इसमें कहा जाता था, ठीक है। ये क्या है, ट्रू। पहला फॉल्स, दूसरा फॉल्स, तीसरा फॉल्स, चौथा ट्रू। उसके बाद आ जाइए सी एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट देखिए तो इसकी फिल इन द ब्लैंक्स पहली देखिए यहाँ पर। फर्स्ट, शिवाजीज 8 मिनिस्टर वर कॉल्ड एज। शिवाजी के जो 8 मिनिस्टर थे उन्हें क्या कहा जाता था, उन्हें कहा जाता था अस्था। क्या, अस्था, THA है ये, अस्था प्रधान, ASHTAPRADHAN, ठीक है, ASHTAPRADHAN, अष्टा प्रधान। दूसरा, डैश वॉज द मोस्ट पॉपुलर राजपूत रूलर ऑफ जयपुर। जयपुर का सबसे पॉपुलर राजपूत रूलर कौन था, सवाई राजा जय सिंह। सवाई राजा जय सिंह, SAWAI, सवाई RAJA, राजा JAI, जय SINGH, सिंह, ठीक है। थर्ड, द फाउंडर ऑफ द ओवध स्टेट वॉज सादत खान। ओवध स्टेट का फाउंडर कौन था, किसने ओवध स्टेट बनाया था, सादत खान ने। फिर दूसरा, मराठा पावर वॉज एट इट्स पीक ड्यूरिंग द। ये कह रहे हैं मराठा पावर जो थी वो अपनी पीक पर थी, बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर थी, किसके रेंज में, किसके रेंज में, बालाजी बाजीराव सेकंड के टाइम में। बालाजी बाजीराव सेकंड जो थे उनके टाइम में जो मराठा की पावर थी बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर थी। अब आ जाते हैं इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज पर, जो कि हमारी डी है, ई है। ये क्या है हमारी एक्सरसाइज, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन, जो कि हमें किस में करनी होती है, कॉपी में, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं इन कॉपी, ठीक है। आपको किस में करनी है, कॉपी में करनी है। तो एक्सरसाइज डी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द वतन जागीर्स ऑफ द राजपूत। ये कह रहे हैं जो वतन जागीर था राजपूत का, उसके ऊपर हमें क्या करना है, एक शॉर्ट नोट लिखना है, ठीक है। तो वतन जागीर क्या था, अब यहाँ पर हमने पीछे डिस्कस किया है ये सारी चीज़ें, तो देखते हैं चलिए। तो इसका आंसर पेज नंबर 67 पर है, किसका, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द वतन जागीर ऑफ राजपूत, पेज नंबर 67 पर। तो पहले पेज नंबर यहाँ पर हम 67 मेंशन कर देते हैं, उसके बाद पेज नंबर 67 पर चलते हैं। आंसर नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज डी का पेज नंबर 67 ओपन कर लिए सबसे पहले आप, पेज नंबर 67, वतन जागीर ऑफ राजपूत, ये रहा हमारा पेज नंबर 67, पेज नंबर 67, वतन जागीर ऑफ राजपूत। यहाँ से दीज वर द स्टेट्स दैट हैड एंजॉयड कंसिडरेबल independence under the Mughals as Watan Jagirs. These included several Rajput principalities, many Rajput kings, particularly those who belonged to Amber and Jodhpur, had served under the Mughals with distinction. In exchange, they were permitted to enjoy, पूरा है वैसे ये, enjoy considerable autonomy in their Watan Jagir. In the 18th century, these rulers attempted to extend their control over adjacent reign. यहाँ तक, ठीक है। यहाँ पर क्या है, आंसर नंबर फर्स्ट, आंसर नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज कौन सी है, आंसर नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज डी, ठीक है, एक्सरसाइज डी। कहाँ से, यहाँ से, दीज वर्ड से लेके, ठीक है। वतन जागीर ऑफ राजपूत, ये पूरा हमें यहाँ से एक्सप्लेन करना है, यहाँ से यहाँ तक। ये आपको हेडिंग नहीं लिखनी है, आंसर लिखना है, आंसर फर्स्ट दीज वर्ड से लेकर पूरा यहाँ तक। पेज नंबर कौन सा हो गया हमारा, पेज नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, जल्दी से क्वेश्चन पे आ जाइए, एक्सरसाइज पर आइए। क्वेश्चन नंबर 2, थ्रो सम लाइट ऑन द रेवेन्यू सिस्टम ऑफ मराठा। मराठा का जो रेवेन्यू सिस्टम था उसके ऊपर थोड़ी सी लाइट रोशनी डालिए, मतलब थोड़ा सा उसे एक्सप्रेस करिए। ये पूछना चाह रहे हैं कि आप उसके बारे में क्या जानते हैं वो बताइए। तो इसका आंसर पेज नंबर हमारा 71 पर है, ठीक है। ये पूछ रहे हैं ना रेवेन्यू सिस्टम बताओ मराठा का, तो पेज नंबर 71 पर आइए इसका आंसर देखने के लिए। यहाँ पर देखिए पेज नंबर 71, ये है हमारा पेज नंबर 71, रेवेन्यू सिस्टम ऑफ मराठा। द रेवेन्यू वॉज कलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द असेसमेंट ऑफ लैंड, इट वॉज 2/5 ऑफ द टोटल प्रोड्यूस, लोन वर गिवन टू फार्मर व्हेन नीडेड, कल्टिवेटर हैड डायरेक्ट एसेस विद द ऑफिसर्स एंड देयर वर नो मिडलमैन, देयर वर 2 टाइप्स ऑफ टैक्सेस कॉल्ड चौथ एंड सरदेश मुखी। Chauth was 1/4 of the revenue which was to be paid as a tribute for protection, and Sardesh Mukhi was 1/10 of the revenue which was to be paid as contribution to the king. ये पूरा आंसर है, पूरा आंसर है ये हमारा आंसर नंबर 2 एक्सरसाइज डी, आंसर नंबर 2 एक्सरसाइज डी, ठीक है। यहाँ पर एक्सरसाइज डी भी लिख लिए, यहाँ से यहाँ तक है।
अब पूरा तो बताना ही पड़ेगा ना रेवेन्यू सिस्टम, तो इसे बड़ा छोटा नहीं कर सकते हम। पेज नंबर कौन सा है? पेज नंबर है हमारा 71। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लिए पेज नंबर 71। कौन सा पेज है ये? पेज नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 3, हु वॉज नादिर शाह, व्हाट वॉज द इम्पैक्ट ऑफ नादिर शाह इन्वेजन ऑन दिल्ली। ये कह रहे हैं नादिर शाह कौन था और जब वो उसने नादिर शाह ने अटैक किया था दिल्ली पर तो उस पर क्या असर पड़ा था। तो ये हमें पता ही है कि नादिर शाह कौन था। एक वो कौन था, नादिर शाह बाहर से आया था और उसने क्या कहते हैं, नादिर शाह ने जब दिल्ली पर अटैक किया तो दिल्ली पर अटैक करते ही उसने मुगल को और ज़्यादा वीक कर दिया, कमज़ोर कर दिया। तो ये हवाला हमने पहले ही पढ़ा था शुरुआत में, बिल्कुल पेज नंबर 66 पर आई थिंक। तो पेज नंबर 66 पर आते हैं पहले। देखिए ये हमारा पेज नंबर 66। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 3। ठीक है, कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 3। तो इसका आंसर लिखेंगे हम यहाँ पर, वाइल द मुगल एम्पायर, यहाँ से वाइल द मुगल एम्पायर वॉज फेसिंग फाइनेंशियल एंड पॉलिटिकल क्राइसिस, नादिर शाह द रूलर ऑफ ईरान। कौन था ये? ईरान का राजा था। अटैक एंड वर्सन द सिचुएशन, ही इन्वेडेड एंड प्लेंडर्ड द सिटी ऑफ दिल्ली ऑन 1739 एंड ऑल्सो स्टोल द पीकॉक थ्रोन एंड कोहिनूर फ्रॉम द मुगल ट्रेजरी। ठीक है, हिज इन्वेजन हैड अ डीप नेगेटिव एंड इम्पैक्ट ऑन दिल्ली। नेगेटिव इम्पैक्ट होगा यहाँ पर, नेगेटिव एंड इम्पैक्ट नहीं होगा, नेगेटिव इम्पैक्ट, एंड हटा देना यहाँ पर, ऑन दिल्ली। ठीक है, फिर यहाँ पर ही नॉट जस्ट टुक अवे इमेंस अमाउंट ऑफ वेल्थ बट ऑल्सो एक्सपोज द वीकनेस ऑफ द मुगल रूलर। यहाँ तक ये क्या हो गया? ये क्या हो गया हमारा? आंसर नंबर 3 हो गया। एक्सरसाइज कौन सी हो गई? एक्सरसाइज डी। आंसर नंबर 3 एक्सरसाइज डी, पेज नंबर 67, सॉरी पेज नंबर 66। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन के आगे लिख देते हैं पेज नंबर 66। पेज नंबर 66, क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड फॉरेन इन्वेजन लीड टू द डिक्लाइन ऑफ मुगल। ये कह रहे हैं किस तरह से फॉरेन जो इन्वेजन हुआ था उससे जो है डिक्लाइन हुआ मुगल्स का, मुगल्स कैसे डिक्लाइन होने लगे। तो इसका भी आंसर पेज नंबर 66 पर ही है, इसका भी आंसर पेज नंबर 66 पर ही है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं पेज 66। पेज नंबर 66, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर देखते हैं। पेज नंबर 66, ये देखिए हमारा है पेज नंबर 66। इसका आंसर यहाँ पर है, द ऑलरेडी वीकेंड एम्पायर faced further encroachment by the British and the French powers. The British and French, who had initially come as trader, took full advantage of the weakening empire and soon become master of the whole India. तो यहाँ से लिखेंगे हम द ऑलरेडी से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, कौन सा हो गया ये? कौन सा हो गया हमारा ये? क्वेश्चन नंबर हो गया हमारा 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, तो उसका आंसर हो गया है आंसर 4 एक्सरसाइज डी। पेज नंबर कौन सा हो गया? 66। ठीक है, आंसर 3 और डी, आंसर 3 और आंसर 4 यहीं पर है हमारा दोनों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक्सरसाइज आई थिंक दूसरी है अब जी। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखिए, आंसर दिस क्वेश्चन इन डिटेल। एक्सरसाइज ई, क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट वर द कॉजेज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड व्हाट वाज इट्स आउटकम। ये कह रहे हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन का वजह क्या थी और उसका रिजल्ट क्या आया, आउटकम्स क्या निकल के आया। तो इसका आंसर कहाँ पर है? पेज नंबर 71 पे है आई थिंक। तो इसका यहाँ पर है पेज नंबर 71, लिख लिए पेज नंबर 71 पर, जहाँ पर हमने पढ़ा था फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में। ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा था हमने पेज नंबर 71 पर। तो पेज नंबर 71 पर आइए, पेज नंबर 71 पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज ई। ठीक है, पेज नंबर 71, ये देखिए, द फ्रेंच रेवोल्यूशन, यहाँ से मैं मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, द फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 से 1794 तक जो चला था, दे स्ट्रेस ऑन द राइट ऑफ मैन, किसके ऊपर लड़ रहे थे? इंसान के हक के लिए। ऑल मैन, इन्होंने क्या था? ऑल मैन क्रिएटेड इक्वल एंड इंडोड विद सर्टेन इनलिएनेबल राइट्स, लाइफ, लिबर्टी एंड परस्यूट द हैप्पीनेस। और उसके बाद द अमेरिकन एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन चैलेंज द सोशल एंड पॉलिटिकल प्रिविलेजेस एंजॉयड बाई एरिस्टोक्रेट्स। ठीक है, एरिस्टोक्रेट्स मतलब जो लोग ये सारी चीज़ें लड़वा रहे थे आपस में, जो लोग एंजॉय कर रहे थे। अब मान लो कि कोई गोरा आदमी है, कोई काला आदमी है। काले आदमी को ये नहीं कहा जा रहा कि तुम बस में बैठो, अगर गोरा आ गया तो खड़े हो, तो गोरे को तो मज़े आ रहे हैं ना, तो वो हो गए एरिस्टोक्रेट्स, जिन्हें मज़ा आ रहा है, जो लोग ये सारी चीज़ें फसाद करवा रहे हैं। ठीक है, द आइडिया ऑफ सिटीजनशिप, उसके बाद पेज नंबर 71 से नेक्स्ट पर आइए। नेशन स्टेट एंड डेमोक्रेटिक रेन टुक शेप इन इंडिया इन द लेट 19th सेंचुरी। यहाँ तक पूरा इंडिया के अंदर क्या हुआ? इंडिया के अंदर ये भी फ्रेंच रिवोल्यूशन और ये अमेरिकन रिवोल्यूशन देखकर इंडिया के अंदर भी दिमाग में बात आई कि हमें भी अपना डेमोक्रेटिक राइट्स चाहिए, हमें भी इंडिया के अंदर सिटीजनशिप चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज ई, आंसर नंबर फर्स्ट। ठीक है, यहाँ पर से यहाँ पर भी टिक लिख दिए, यहाँ पर भी लिख दिए, यहाँ से आंसर नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज ई। ठीक है, एक्सरसाइज ई आंसर नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 71 है, देख लिए।
फिर क्वेश्चन नंबर 2, ये हमारा 1 लिखा है बच्चों, स्टाइलिश 1 है ये हमारा। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ वर पेशवाज सक्सेसर टू ऑफ मेराठाज। ये कह रहे हैं मराठाज, ये मेराठाज लिख दिया है, मराठाज MARA। ये कह रहे हैं पेशवाज जो था वो कैसे सक्सेसर बना मराठा का। तो हमने बताया था मराठा का सक्सेसर कैसे बना था, उसने खुद ही क्या किया था, उसने क्या किया था, उसने खुद ही क्या कर दिया था, उसे हराकर, दूसरे राजा को हराकर दोबारा उसे क्या कर दिया था, मराठास को अपने आप हट कर वहाँ पर सक्सेसर बना दिया था उसे, पेशवाज को। चलिए मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको आंसर इसका। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब साहू वॉज रिलीज, दिस लेड टू द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन 2 ब्रांचेस ऑफ मराठा, वन वॉज लेड बाय द साहू एंड पेशवा बालाजी विश्वनाथ एंड द अदर वॉज लेड बाय शिवाजी सेकेंड। साहू वॉज सक्सेसफुल, मतलब जब साहू जीत गया तो किसे हराया था, शिवाजी सेकेंड को हराकर, ठीक है, एंड कैप्चर द थ्रोन एंड लेफ्ट द किंगडम टू बालाजी विश्वनाथ। और फिर क्या हुआ, जीतने के बाद वहाँ पर छोड़ के चला गया और विश्वनाथ को क्या कह दिया, बालाजी विश्वनाथ को कह दिया कि अब तुम संभालो यहाँ की जगह। फाइनली बिकेम द रूलर एंड एस्टेब्लिश द रूल ऑफ पेशवाज। और वहाँ पर क्या हुआ, वो राजा बन गया और रूल ऑफ पेशवाज का रूल उसने अपने कंट्रोल में कर लिया। तो यहाँ से हमारा आंसर है, ठीक है। तो इसे आप टिक लगा लिए जहाँ पर मैं टिक लगवा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब की डेथ के बाद क्या हुआ, साहू जो था वो जेल से छूट गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, पहले से वहाँ पर एक मराठा थे, दूसरे मराठा ग्रुप आ गया था। वो किसका ग्रुप था, एक था साहू और पेशवा बालाजी का, ठीक है, साहू और पेशवा बालाजी का एक ग्रुप था, जो पूरा नाम है इनका पेशवा बालाजी विश्वनाथ। और एक दूसरा ग्रुप था, वो था शिवाजी सेकंड का। तो शिवाजी सेकंड और साहू और पेशवा बालाजी एक साथ थे, उन लोगों की लड़ाई हुई तो शाहू जो है जीत गया और उसने क्या किया, पेशवा बालाजी सेकंड को अपनी राजगद्दी संभालने के लिए दे दी। उसके बाद द पेशवाज कंट्रोल द मराठाज एम्पायर इन 1713 टू AD टू 1761 AD, ठीक है। उसके बाद जो पेशवास थे उन्होंने कंट्रोल करना शुरू कर दिया मराठास की जगह पर। मराठास कौन था, शाहू जो था वो मराठा ही था, ठीक है। और एक कौन था, शिवाजी सेकंड मराठा था। मगर शाहू ने दूसरे मराठा को यानी शिवाजी सेकंड को हराया और उसे हराकर जो पेशवा बालाजी विश्वनाथ था वो पेशवा को जगह दे दी यहाँ पर। और जब से ही पेशवा ने फिर 1713 से लेकर 1761 तक रूल किया यहाँ पर। तो ये क्या हो गया हमारा, ये क्या हो गया, आई थिंक आंसर नंबर कौन सा है हमारा, क्वेश्चन नंबर कौन सा है देखते हैं एक बार। क्वेश्चन कौन सा है 2, तो यहाँ पर क्या हो गया, आंसर 2 एक्सरसाइज E, ठीक है, आंसर 2 एक्सरसाइज E। और पेज नंबर कौन सा है, 71, तो यहाँ पर लिख लीजिए पेज नंबर 71, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिए आंसर 2 एक्सरसाइज D, आंसर 2 एक्सरसाइज D, यहाँ से लेकर यहाँ तक आंसर 2 एक्सरसाइज D। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, जल्दी देखेंगे। हाउ डिड बंगाल राइज एज आ स्टेट। ये कह रहे हैं कैसे बंगाल जो है एक स्टेट की तरह राइज हुआ, कैसे उसे स्टेट बनाया गया, कैसे स्टेट में तब्दील हुआ। तो इसका आंसर बहुत ही बड़ा है बच्चों, इसका आंसर बहुत ही बड़ा है, तो इसे कट कर दिए आप, ठीक है। ये आंसर काफ़ी बड़ा है। क्वेश्चन 4, हाउ डिड शिवाजी एंटर इनटू कॉन्फ्रेंटेशन विद मुगल। ये कह रहे हैं किस तरह से शिवाजी जो है मुगल्स के कॉन्फ्रेंटेशंस में एंटर हुए, ये बताना है हमें। तो ये भी आंसर बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, ये भी नहीं करेंगे हम, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन हमने कट करवा दिए हैं, इसके आंसर पूरे एक पेज के हैं, तो इसे याद करना आपके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। तो यहाँ पर आपका एनुअल का कोर्स कंप्लीट हो गया है स्टूडेंट्स, ठीक है। यहाँ पर आप जल्दी से लिख लिए एनुअल कोर्स कंप्लीटेड, जितने मैंने एक्सरसाइज कराई हैं वो आप चैप्टर में कर लिएगा, ठीक है। जो आपको मैंने कराई है वो कॉपी में पूरी कंप्लीट कर लिएगा। अब आइए इसके कंटेंट पर। देखिए स्टूडेंट्स, हिस्ट्री में हमने बताया था आपके 2 चैप्टर हैं, जिसमें से एक चैप्टर हमने पहले कर दिया था। आज हमारा पार्ट नंबर 14 जो बाकी रह गया था लास्ट का, इसका चैप्टर 2 है ना इसमें, तो एक हो गया था, एक हमारा बाकी रह गया था, जिसका आज हमने पार्ट पूरा कर दिया, यानी ये भी हमारा चैप्टर ऑलरेडी पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा बाकी रह गया है ज्योग्राफी का एक चैप्टर, जो कि नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। उसके बाद हम सिविक्स का रह गया एक, वो हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। थोड़ी वीडियो बड़ी हो गई, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।